तो हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 एफएम खान सीरीज़ का, इंटरेक्शन ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। ये अपने फर्स्ट ईयर में सबसे पहले अगर आप रेडिएशन फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले अपना यही टॉपिक आता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रखता है क्योंकि आपको देखना पड़ेगा इसमें बार बार जो क्वेश्चंस है एम्स वगैरह में या जो भी अपने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं व्हेन एन एक्सरे बीम और गामा बीम पासिस थ्रू आउट द मीडियम। कोई भी अगर एक्सरे बीम या गामा बीम है, अगर वो किसी मीडियम से पास आउट करती है तो क्या करेगी वो, ये क्या करेगी, फोटॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेगी और मैटर के साथ मतलब करेगी इंटरेक्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो मीडियम में क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसका इनिशियल स्टेप क्या है, द एनर्जी ट्रांसफर इन्वॉल्व द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है फ्रॉम द एटम्स ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम। ठीक है। तो जैसे मान के चलो, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो अपना ये मान लो, ये अपना एटम है ना। एटम का आउटर मोस्ट शेल है, इसके अंदर अपना छोटा सा न्यूक्लियस है और इसके अंदर बाहर ये ले लेते हैं, इसके अंदर बाहर ये मान लो ये अपना कोई इलेक्ट्रॉन है। तो जो इनकमिंग जो एक्सरेज है वो क्या करेगी, नहीं, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो क्या करेगा, ये इससे इंटरेक्ट करेगा और इसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या करेगा, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्साइटेशन प्रोड्यूस करेगा ऑफ द एटम्स अलोंग देयर पाथ। ठीक है। आयनाइजेशन और एक्साइटेशन, आयनाइजेशन का मतलब तो क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल को रिमूव कर देगा। और एक्साइटेशन में क्या होता है, एक्साइटेशन में जो जैसे मान लो अपने इलेक्ट्रॉन, अपने जो एटम होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग शेल्स होता है। ये मान लो एल शेल है, इसके ऊपर एम शेल होता है ना। अब यहाँ पर जो अपना, और ये मान लो ये अपना न्यूक्लियस है। ठीक है। तो अब अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, उसको हायर शेल में अब कर दे, मतलब वो यहाँ से किधर आ जाएगा, यहाँ पर। और इससे भी जो बड़े बड़े शेल्स है उस पर क्या आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा। फिर क्या करेगा वो, जब अपने ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो वापस से वो फोटोन जनरेट करेगा। तो ये जो अपनी एक्सरे जनरेट होगी इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो ये ऐसे ही प्रोड्यूस करता है, या तो आयनाइजेशन से या अपना एक्साइटेशन से। इफ़ द एब्जॉर्बिंग मीडियम कंसिस्ट ऑफ बॉडी टिश्यूज़, अगर एब्जॉर्बिंग मीडियम में क्या बॉडी टिश्यूज़ वगैरह है तो क्या होगा, सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइडेड होगी टू बी डिपॉजिटेड विद इन द सेल्स। ठीक है। और ये क्या करेगा, उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। हाउएवर मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्ब एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट एंड दे हैव नो बायोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है। ज़्यादातर किसमें होती है, हीट में प्रोड्यूस होती है और इसके कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट्स नहीं होते। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आयनाइजेशन की। आयनाइजेशन क्या होता है, आयनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अपना जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें क्या जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अपने आयनाइजेशन की डेफिनेशन है। आयनाइजेशन रेडिएशन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, स्ट्रिप कर देता है और वो क्या करते हैं, किसी मीडिया में ट्रैवल कर देता है। ठीक है। एन एटम फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग रिमूव्ड इज़ अ पॉजिटिव आयंस। ठीक है। तो क्या होता है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो वो कैसा बन जाता है, पॉजिटिव बन जाते हैं। तो सिंपल सी बात है। इन दिस केस द स्ट्राइपिंग इलेक्ट्रॉन में सब्सिक्वेंटली कंबाइंड विद न्यूट्रल एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। कई बार ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकल जाता है वो किसी एटम, दूसरे एटम के साथ मिल जाता है, उसको नेगेटिव आयन बना देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आयन एंड ए नेगेटिवली चार्ज आयन, जो कि क्या बनाता है, अपना एक आयन पेयर बना लेता है। ठीक है। अपने चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या प्रोटॉन्स होते हैं या अपने अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन, क्योंकि इनका मास ज़्यादा होता है। अगर ये मास ज़्यादा होता है तो ये क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स में आयनाइजेशन ला सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट हिट करके, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है, इनके पास सफिशिएंट मास होता है जो कि ये आयंस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। इनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर देती है बाय कोलिशन। कोलिशन का मतलब डायरेक्ट हिट करके। एज दे पेनिट्रेट मैटर, ये इनकी कैपेबिलिटी क्या होती है, मैटर को पेनिट्रेट कर देता है। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इज लॉस्ट इन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंट अलॉन्ग द आयनाइजेशन track of the medium with the occasional interaction if the ejected electron receives sufficient energy to produce a secondary track of its own known as डेल्टा रे। तो इसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है इंसिडेंट पार्टिकल की,
ये क्या करती है, देखो मैं आपको समझाऊँ। ये अपने अगर, हाँ, अगर मान लो कोई कोई इंटरेक्ट करा तो क्या करेगा, वही मैटर में इंटरेक्ट करेगा और ऐसे जिगजैग 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 ये बन जाएगा, ठीक है। और इस जिगजैग करने से जो अपनी रेस निकलती है वो कौन सी निकलती है, डेल्टा रेस, ठीक है। ये अपनी डेल्टा रेस निकलती है। और ये कौन सी, और ये कैसी होती है, सेकेंडरी ट्रैक की वजह से प्रोड्यूस होती है। ऑन द अदर हैंड द एनर्जी लॉस बाय द इंसिडेंट पार्टिकल इज नॉट सफिशिएंट टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मान लो अपन इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी है वो अगर इतनी सफिशिएंट नहीं होती ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर सके, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने हायर एनर्जी लेवल्स पे चले जाएंगे और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, एक्साइटेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन एंड फोटॉन्स की। तो न्यूट्रॉन्स और फोटॉन्स क्या होता है, इनडायरेक्टली आयनाइजेशन रेडिएशन होता है। मतलब ये क्या करता है, ये डायरेक्टली मैटर के अंदर पार्टिकल्स को आयनाइज नहीं करते, ये क्या करते हैं, मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, मटेरियल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। जो फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं क्या, तो मटेरियल में एब्जॉर्ब होते हैं टू प्रोड्यूस, और इनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होता है, जो कि 3 मेन प्रोसेसेस से बनता है। पहला अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट और तीसरा है अपना पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। ये कैसे कैसे काम करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या काम करता है, कॉम्पटन कैसे काम करता है, पेयर प्रोडक्शन कैसे काम करता है, ये अपन आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिफोर कंसिडरेटिंग द प्रोसेस वी शैल डिस्कस द मैथमेटिकल एक्सेप्ट ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अपन इसमें कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स की बात करेंगे। पहला आता है अपना फोटोन बीम डिस्क्रिप्शन। पहले क्या बात करते हैं अपन, फोटोन बीम डिस्क्रिप्शन की। तो सबसे पहले क्या बोलता है, जब व्हेन एक्सरे बीम एमिट अ टारगेट और अ गामा रे बीम, क्या 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 करता है, जब अपना एक्सरे का बीम जो है वो क्या करता है, टारगेट पे हिट करता है ना, सॉरी, टारगेट से जब निकलती है, और गामा रे बीम क्या करती है, कोई सी रेडियो एक्टिव सोर्स में से निकलती है, ठीक है। एक्सरे बीम तो टारगेट में से निकलती है और गामा रे बीम रेडियो एक्टिव सोर्सेज से निकलती है। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे अमाउंट ऑफ फोटॉन्स होता है, ठीक है, और उनकी अलग अलग एनर्जीज होती है। अब उन अमाउंट ऑफ फोटॉन्स को अपन ने कई टर्म्स में अपन ने डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपने 3-4 चीज़ें आती है। सबसे पहले होता है फ्लुएंस। फ्लुएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये अपन इसको शायद फाई से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ फोटोन इज़ अ क्वोशंट ऑफ डी एन बाय डी ए, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ये क्या होता है, डी एन होता है और ये अपना डी ए होता है, ठीक है। वेयर डी एन क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ फोटोन दैट एंटर द इमेजिनरी क्रॉस स्फीयर ऑफ द सेक्शन डी ए, ठीक है। तो अपना क्या है, जैसे मान लो एक अपन ये पूरा एक मतलब एरिया है, इसमें अपन ने एक इमेजिनरी अपना एरिया बना दिया। अब इसके अंदर अपना, अब जितने फोटॉन्स इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, बाहर से ऐसे ट्रेवल करके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, यहाँ का फ्लुएंस कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में मिलता है वो क्या कहलाएगा, इसका फ्लुएंस कहला देगा, ठीक है। ये बात ही बता रहा है। इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, फाई से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है अपने पास डी एन बाई डी ए। ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लुएंस रेट, ठीक है। फ्लुएंस रेट यही है। फ्लुएंस रेट क्या होती है, जो अपना फ्लुएंस होता है ये क्या बताते हैं, इसको अपन फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या बताते हैं, फ्लुएंस पर यूनिट टाइम, मतलब कितने टाइम के अंदर, अगर मैं मान लो इसको अगर अपन डेल्टा टी के, मतलब अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में ये बात करता हूँ तो कितने टाइम के अंदर ये हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अपना फ्लुएंस रेट कहलाएगा, ठीक है। इसको सिंपल से आता है, अगर मैं इसमें काम करने लगूँ तो इसका फॉर्मूला होता है डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। या फिर अगर मैं इसमें लगाना चाहूँ तो इसमें मैं लगा सकता हूँ इस डी टी, या फिर अगर मैं इसको लगाना चाहूँ तो डी फाई की अगर मैं अगर रिमूव करूँ तो डी फाई की जगह मैं लगा सकता हूँ डी एन अपॉन डी ए डॉट डी टी। ये अपनी खास बात होती है। ये क्या बनाता है, अपना फ्लुएंस रेट, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनर्जी फ्लुएंस। एनर्जी फ्लुएंस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ डी ई फाई बाई डी ए, वे डी ई एफ फ्लुएंस क्या होता है, देखो ये क्या होता है डी ई और साथ में लगा कर फ्लुएंस, तो ये क्या बता रहा है, एनर्जी फ्लुएंस बता रहा है। एनर्जी फ्लुएंस क्या होता है, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ डी ई बाई डी ए, ठीक है।
तो डी क्या होता है, किसी मान लो जैसे कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अगर मान लो मैं एक स्पेयर ले लेता हूँ फॉर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, इसके अंदर जितने भी फोटोन पार्टिकल्स होंगे, तो उसकी उनकी एनर्जी, इन सभी एनर्जी को अगर अपन डेल्टा ई से डिनोट करते हैं, सॉरी हाँ, डेल्टा एनर्जी फ्लुएंस है ना, जो कि पर्टिकुलर एरिया में, तो ये अपना क्या कहलाएगा, फ्लुएंस रेट कहलाएगा। इसको अपन डिनोट कर देते हैं टी इजकल टू डी ई, है ना। इसको अपन फ्लुएंस ले लेते हैं, अपॉन क्या ले लेते हैं, डी ए ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है एनर्जी फ्लुएंस रेट, एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी और इंटेंसिटी। ये क्या होता है, इट इज़ एनर्जी फ्लुएंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये अपने क्या बोला होता है कि भाई किसी टाइम के अंदर अपने क्या हो रही है, कितनी इंटेंसिटी आ रही है। ये अपनी सिंपल सी बात हो गई। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें तो ये कहलाता है अपना फोटोन बीम एटेन्यूएशन, ठीक है। फोटोन बीम एटेन्यूएशन की बात करें तो इसमें एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, जो कि डिज़ाइन करा गया मेजर करने के लिए एटेन्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोटोन बीम एज शोन इन फिगर 5.1 का फिगर ये रहा, ठीक है। तो एटेन्यूएशन आपको दिख रहा है, जैसे मान लो इसके अंदर इतनी सारी बीम आ रही है, तो इसके अंदर ये तो कम्प्लीटली स्टॉप हो गई, लेकिन इसमें क्या हो गया, एटेन्यूएट हो गया, मतलब अगर मतलब ये क्या हो गई, लगभग इसकी 50% हो गई, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर बता रहा है। द नैरो बीम ऑफ मोनो एनर्जिक फोटॉन्स इज इंसिडेंट ऑन एब्जॉर्बल ऑफ वेरिएबल थिकनेस, ठीक है। तो ये देखो मोनो एनर्जेटिक बीम थी, ये क्या करी, एक एब्जॉर्बर जो कि वेरिएबल थिकनेस का था उसके ऊपर लगी। तो अपन ने क्या करा, डिटेक्टर को फिक्स डिस्टेंस पे रखा, ये मान लो अपना डिटेक्टर रहा, इसको अपने फिक्स डिस्टेंस पे रखा, ठीक है। और डिटेक्टर को फिक्स डिस्टेंस पे रखने के बाद अपन ने क्या करा, जो कि सफिशिएंटली फादर अवे फ्रॉम द एब्जॉर्बर एंड ओनली द प्राइमरी फोटॉन्स दोज फोटोन विच आर पासिस थ्रू द एब्जॉर्बर विदाउट इंटरेक्टिंग, ठीक है। इस टाइप से रखा कि भाई ये अपने सेकेंडरी फोटॉन्स नहीं निकल, देखो सेकेंडरी फोटॉन्स इससे निकल कर जा रहे हैं ना पर्टिकुलर एंगल में, लेकिन अपन ने डिटेक्टर इतना छोटा रखा कि मान लो जो अपनी स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो उन्हीं फोटॉन्स को अपन ने बेसिकली स्टडी करा, ठीक है। Any photon scattered by the absorber is supposed to be measured in the arrangement, ठीक है। इसमें यही बोल रहा है जो भी फोटोन जो स्कैटर से एब्जॉर्ब होता है वो अपन ने इस अरेंजमेंट में मेजर नहीं करना गया। तो अगर किसी फोटोन किसी एटम से इंटरेक्ट करता है तो क्या हो जाता है, या तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर स्कैटर हो जाता है अवे फ्रॉम द डिटेक्टर। तो अपन ने अगर एक कंडीशन ले तो अपना जो नंबर ऑफ फोटोन्स है DN, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन के, और किसके प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर के, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो अपना DN है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स के, और क्या होता है जो कि थिकनेस होती है एब्जॉर्बर के उसके डायरेक्टली दोनों का मतलब प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर मान लो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट फोटोन अगर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ भाई कितने फोटॉन्स, अगर मान लो 200 फोटॉन्स आ रहे हैं तो उसमें 100 फोटॉन्स रह जाएंगे, लेकिन अगर टोटली 100 आ रहे हैं तो उसमें कितने रह जाएंगे, 50 रह जाएंगे। तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ फोटॉन से क्या हो जाएंगे, सॉरी नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर से, ठीक है। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर अपन इसको मैथमेटिकली लिखे तो DN इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/dx। अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो एक म्यू आता है, म्यू क्या डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ पर। इसको म्यू को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या फिर अपन इसको बोलते हैं एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। द माइनस साइन क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन, देखो द माइनस साइन लगा हुआ है ना, ये क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एब्जॉर्बर थिकनेस इंक्रीज। जैसे जैसे एब्जॉर्बर की थिकनेस, ये मान लो थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फोटोन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको अपन सिंपल सा लिख सकते हैं DI की फॉर्म में लिख, देखो N को अगर अपन सबसे अगर मान लो एरिया भी लगा देता है तो क्या बन जाता है, अपनी इंटेंसिटी बन जाती है। तो नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स की जो इंटेंसिटी होती है, जो अपनी इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, अपनी μIdx, ठीक है। ये भी अपनी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान लो अगर थिकनेस जैसे जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा, इंटेंसिटी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये क्या होता है, DI इज इक्वल टू μIdx। फिर अपन ने DI को अपन I से नीचे लगा दे
तो क्या हो जाता है म्यू डी एक्स, ठीक है। वेयर थिकनेस एक्स इज रिप्रेजेंट इज लेंथ, म्यू को अपन क्या कहते हैं लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल द थिकनेस इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ म्यू इज 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। अच्छा, ये क्या हो रहा है, अब इसमें मान लो अपन ने लॉगरिथमिक इक्वेशन लगा दी, और लॉगरिथमिक इक्वेशन करने पर जो अपना एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो अपना ये बन रहा है आई एक्स इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स। मैं बोलूँगा कि आप इस इक्वेशन को आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, ठीक है। ये अपना होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स, वेयर आई एक्स अपनी क्या बताती है, इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड बाया थिकनेस एक्सएल, ठीक है। आई एक्स क्या बता रही है कि कितनी इसके अंदर ट्रांसमिटेड हुई अलोंग द थिकनेस एल। आई नॉट अपनी बता रही है इंसिडेंट ऑन अ एब्जॉर्बर, कि एब्जॉर्बर के ऊपर कितनी इंटेंसिटी से फोटॉन्स इंसिडेंट हुए। आई एक्स अपने क्या बता रहे हैं, इट इज़ अ प्लॉटेड ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। तो अपन देखते हैं आई एक्स को, अगर अपन एक्स से बात करें तो ये अपना क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जा रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का माइनस में जा रहा है तो अपना क्या जाएगा, डिक्रीजिंग लेंथ में जाएगा, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन विथ ऑब्टेन ऑन अ सेमी लॉगरिथमिक पेपर, ठीक है। अगर अपन लॉग एक्सिस को रखते हैं तो ये अपना क्या होता है, सेमी लॉगरिथमिक जाता है। शोइंग द एटेन्यूएशन मोड डिस्क्राइब बाय द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। द टर्म हाफ लाइफ और द हाफ वैल्यू लेयर, हाफ वैल्यू लेयर का मतलब क्या होता है, जब इनिशियल आई अपॉन आई नोट ये क्या हो जाए 1 अपॉन हाफ, मतलब अगर मान लो पर्टिकुलर अगर मान लो 100 फोटोन्स आ रहे हैं तो एब्जॉर्बर से एब्जॉर्ब होने के बाद कितने रह जाए 50 आ जाए, तो क्या होता है परफेक्टली हाफ वैल्यू लेयर कहला देती है। तो ये क्या होती है पर्टिकुलर थिकनेस बताने का काम में आती है कि भाई थिकनेस एब्जॉर्बर की कितनी होनी चाहिए कि जो इंटेंसिटी है बीम की वो क्या हो जाए, ओरिजिनल वैल्यू की क्या हो जाए 1/2 हो जाए, ठीक है। तो मतलब जो एक्स जो अपना एच वी एल है आई नॉट, देखो इसमें अगर अपन इक्वेशन में ये लगा देते हैं तो क्या होता है ln 2 हो जाता है और अपन क्या हो जाता है म्यू, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है 0.693 अपॉन म्यू के, ठीक है। तो अगर अपन को म्यू पता है तो अपन डायरेक्टली उससे एच वी एल निकाल सकते हैं, और म्यू बीम का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द एक्सपोनेंशियल एटेन्यूएशन स्ट्रिक्टली अप्लाई ऑन अ मोनोएनर्जेटिक बीम्स। फिगर 52.b इज अ जनरल एटेन्यूएशन कर्व फॉर द मोनोएनर्जेटिक बीम, ठीक है। ये अपने एच वी एल यूनिट्स का और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी का क्या है, कर्व है, ठीक है। एच वी एल डज नॉट चेंज विद एब्जॉर्बर थिकनेस, सच अ थिकनेस में बी यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ HVLs required to reduce the transmitted intensity or given percentage of the incident intensity. A practical beam produced by the X-ray generator, however, consists of the spectrum of photon energies. ठीक है, जो कि एक्सरे जनरेटर एक प्रैक्टिकल बीम प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर क्या होता है फोटोन एनर्जीज का स्पेक्ट्रम होता है। एटेन्यूएशन ऑफ सब बीम इज नॉट लॉन्गर एक्सपोनेंशियल, ये अपन इसको फिगर 5.3 में देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी का ऑन सेमी लॉगरिथमिक पेपर, जो कि अपना स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपन ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें अपना ये आपको यही दिख रहा है सेमी लॉगरिथमिक पेपर में आपको ये रहा, ठीक है। प्रैक्टिकल नो लॉन्गर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एटेन्यूएशन देखो इसके अंदर क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोन एनर्जी हो सकता है, मतलब इसमें क्या होता है सारी एनर्जी एक तरीके की नहीं होती, मान लो कुछ हाई एनर्जी होगी, कुछ लो एनर्जी होगी, कुछ मीडियम एनर्जी की होगी। जब अपन क्या करते हैं फिगर 5.3 के अंदर जब अपन एक्चुअली जब डालने लगते हैं तो क्या होता है स्ट्रेट लाइन नहीं होके तो क्या होता है पहले तो डिक्रीज होता है, फिर क्या होता है विथ इंक्रीजिंग एब्जॉर्बर थिक रिड्यूस टू एब्जॉर्बर और फिल्टर प्रिफरेंशियली रिमूव द लो एनर्जी। जब अपने थिकनेस स्टार्टिंग में बढ़ाने लगे तो एकदम से सडन डिक्रीमेंट हुआ। ये सडन डिक्रीमेंट क्यों हुआ, क्योंकि पहली जो हाफ वैल्यू लेयर थी उसने क्या करा एज अ एब्जॉर्बर की तरह काम करा और जितने भी लो एनर्जी वाले फोटोन्स थे उन सबको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो लो एनर्जी वाले तो पहले ही रिमूव हो गए, तो एकदम से जो इंटेंसिटी में डिक्रीज आया वो सडन आया, फिर ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट हाफ वेयर डिफाइन क्या मतलब जिसने इंसिडेंट बीम को 50% रिड्यूस कर दिया। सेकेंड वाली क्या करेगी वापस से 50, अगर मान लो 100 है तो 100 को क्या करेगी ये पहली वाली एच वी एल तो क्या करेगी 50 में रिड्यूस कर देगी, ठीक है। और 50 वाली क्या करेगी सेकेंड वाली हाफ वैल्यू लेयर को 50 को किस में रिमूव कर देगी 25 में, ठीक है।
और थर्ड वाली क्या करेगी, इसको इसके भी आधा जो कि अपना है 12.5 में अपना क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। ठीक है, ये आपको जब पता होना चाहिए। एनर्जी ट्रांसमिटेड जो, अच्छा सेकेंड आफ्टर ही ट्रांसमिटेड टू फर्स्ट हाफ लेयर। तो सेकेंड वाली क्या करेगी, लो एनर्जी तो पहले से हट गया, तो सेकेंड वाला अपना क्या लीनियर ग्राफ ही चलेगा, और थर्ड वाला भी अपना लीनियर ग्राफ ही चलेगा। ठीक है, आफ्टर इट हैज बीन ट्रांसमिटेड टू एब्जॉर्बर एंड थिकनेस इक्वल टू इन जनरल इन हेट्रोजीनियस बीम द फर्स्ट HVL इज लेस देन द सब्सिक्वेंट HVL एज द फिल्टर थिकनेस इंक्रीज। जब क्या होगा, फिल्टर की थिकनेस बढ़ जाएगी तो फिल्टर है वो मोटा हो जाएगा, तो एवरेज एनर्जी क्या होगी ऑफ द ट्रांसमिटेड बीम एनर्जी इंक्रीज होगी और बीम कैसी हो जाएगी, हार्डर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोफिशिएंट्स का। कोफिशिएंट्स में क्या आता है अपने पास, सबसे पहले एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। तो प्रीवियस सेक्शन में अपना क्या बात आता है, लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, जिसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करता है। इसकी यूनिट्स क्या होती है, पर सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, ये अपना लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट कहलाता है। जनरल में क्या होता है, ये कोफिशिएंट क्या करता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। पहले तो क्या बताएगा ये कोफिशिएंट, ये बताएगा कि भाई फोटॉन्स के अंदर एनर्जी कितनी है, और दूसरा क्या बताएगा मटेरियल का नेचर। सिंस द एटेन्यूएशन प्रोड्यूस बाय द थिकनेस इट डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट थिकनेस। ये क्या बता रहा है कि एटेन्यूएशन जो प्रोड्यूस हो रहा है थिकनेस एक्स पे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दैट थिकनेस। ठीक है, अगर मान लो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे तो ज़्यादा अपने एटेन्यूएशन बढ़ जाएगा, और अपना म्यू डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ द मटेरियल पे। ठीक है, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितने कम से कम एरिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए तो उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो म्यू उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सच बाय डिवाइडिंग द म्यू बाय डेंसिटी p द रिजल्टेंट कोफिशिएंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी। अगर अपन अपने म्यू को, जैसे मान लो म्यू अपना डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, और अपन म्यू को डेंसिटी से अगर अपन डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी। मतलब किस पे डिपेंड रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो इसको अपन म्यू अपॉन रो इज ऑल्सो नोन एज मास एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये जो म्यू अपॉन रो कहलाता है, ये अपना क्या कहलाता है, मास एटेन्यूएशन कोफिशिएंट कहलाता है। ये क्या होता है, इज द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट इन लीनियर कोफिशिएंट्स इन द डेंसिटी फैक्टर आउट एंड द डिपेंडेंस ऑफ द नेचर इज नॉट इन्वॉल्व, डज नॉट इन्वॉल्व डेंसिटी बट रेदर देन एटॉमिक कंपोजिशन। ठीक है, तो इसमें जो डेंसिटी है वो वाला कंसेप्ट हट जाता है, और जो अपना मटेरियल है वो अपन इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक का कंपोजिशन, मतलब वो कौन से एटम से मिलकर बना हुआ है। इस पी इज मेजर्ड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब द मेजर्ड एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। अच्छा, मास एटेन्यूएशन कोफिशिएंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, और रो को मेजर करते हैं अपन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। जब म्यू अपन रो को एटेन्यूएशन कोफिशिएंट मतलब इक्वेशन 5.8 कौन सी थी, ये रही। अगर अपन इसके अंदर जो म्यू है उसको अपन म्यू अपन रो डाल देते हैं, ठीक है, जो कि मास एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है। तो अच्छा, ये अपना जो मास एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है इसको अपन ई छोटा और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अपना क्या कहलाता है, म्यू अपन रो डॉट 1/n0। n0 अपना शायद एवोगैड्रो नंबर हो गया, हाँ नहीं, n0 क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम। ठीक है, n0 अब हो गया अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपने क्या होता है, इनटू अपन कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से, नहीं z हो गया अपना एटॉमिक नंबर से। ओके, तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया मास एटेन्यूएशन कोफिशिएंट का, ये अपना मास एटेन्यूएशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन रो, और मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन एटॉमिक नंबर अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर एटम। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है। इसमें अपना n0 होता है वो क्या होता है, Na.Z अपॉन AW। ठीक है, AW अपना कहलाता है एटॉमिक वेट, और Na कहलाता है अपना एटॉमिक नंबर, और मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन एटॉमिक एवोगैड्रो नंबर को एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दिया अपन एटॉमिक वेट का, तो अपना क्या बन जाता है, n0 बन जाता है, जो कि n0 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम। ठीक है, एटेन्यूएशन कोफिशिएंट क्या बोलता है कि फ्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन्स रिमूव पर यूनिट थिकनेस। ठीक है, कितना फ्रैक्शन का फोटॉन्स रिमूव हुआ एज पर यूनिट थिकनेस। तो जो ट्रांसमिटेड डेंसिटी होती है, जो अपन ने इक्वेशन 5.8 में बात करी थी,
ये क्या होती है, इट्स कॉज बाय द फोटोन दैट डू नॉट इंटरेक्ट विद द मटेरियल। ये किसकी वजह से होती है, उन फोटोन्स की वजह से होती है जो मटेरियल से इंटरेक्ट नहीं करते। ये फोटोन्स क्या करते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को मटेरियल में डाल देते हैं और क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, हम अभी तो खैर काफ़ी लंबा ही है, खैर पढ़ते हैं इसमें, लंबा ही पड़ेगा अभी तो। ये कोशिश करेंगे हम आपको सिंगल वीडियो में ही समझा दे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की। तो एनर्जी ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या होता है, जब कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करता है जो कि अपने मटेरियल में प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है, सारी पार्ट एनर्जी की क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, ये क्या करेगा, अपनी जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो जब क्या होगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ, सीधी सी बात है, अपना जो मटेरियल्स है, अपना जो मटेरियल उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अपना क्या होगा, जब कोई फोटोन किसी उस मटेरियल के किसी भी इलेक्ट्रॉन से अगर टच करेगा तो क्या करेगा, वो फोटोन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में एब्सॉर्ब हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ जाएगी, कि एनर्जी आ जाएगी। और वो एनर्जी किस में बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बदलेगा। अब क्या होगा, ओनली अ पार्ट ऑफ फोटोन्स इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन। अगर अपन क्या करें, फोटोन एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट इलेक्ट्रॉन को दे, तो फोटोन में क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा और रिड्यूस कर देगा एनर्जी को। तो स्कैटर फोटोन में क्या करेगा, वापस इंटरेक्ट करेगा। पार्शियल और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या तो अपनी हो सकता है कंप्लीट एनर्जी की जो अपनी बाकी बची कुछ एनर्जी उसको दे दे, या फिर क्या करे, पार्शियल वापस से ट्रांसफर करो फिर वापस से कोई इंटरेक्शन करे। तो एक फोटोन क्या कर सकता है, मल्टीपल, एक या एक से ज़्यादा इंटरेक्शन कर सकता है। उसमें क्या होती है, उसकी एनर्जी लॉस्ट हो सकती है और एक इसमें कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अपनी कन्वर्ट हो सकती है। अगर अपन बात करें एक फोटोन बीम जो कि एक मटेरियल्स के अंदर ट्रांसफर कर रही है, तो अगर अपनी क्या हो रही है, द फ्रैक्शन ऑफ फोटोन एनर्जी ट्रांसफर इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर। ठीक है, अगर अपन बात करें कि भाई जो अपनी फोटोन बीम है जो कि एक मटेरियल से ट्रांसफर कर रही है, तो क्या होगा, एक जो फोटोन की एनर्जी का जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। वो क्या इस पर डिपेंड कर देगा, पर यूनिट थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर, और ये कहलाएगा एनर्जी ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। एनर्जी ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की बात करूँ तो अपना ETR मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र हो रही है ना। एनर्जी ट्रांसफ़र इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मतलब कितनी एनर्जी, जो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है इसको वापस फोटोन मिली तो इसके अंदर जो एनर्जी आ रही है वो कितनी है। ठीक है, जो ½ mv² की जो एनर्जी है ना, ये वही बता रहा है ये कितनी एनर्जी उन पार्टिकल्स में आई पर इंटरेक्शन। ठीक है, पर इंटरेक्शन, इसको अपन HV क्या होता है ना, इनटू म्यू। द मास एनर्जी ट्रांसफर कोफिशिएंट इज गिवन बाय द म्यू TR अपॉन रो। ठीक है, तो मास एनर्जी ट्रांसफर कोफिशिएंट अपन इसे प्रेजेंट कर लेते हैं। अगर अपन इसमें म्यू लगा दे तो अपना क्या बन जाता है, अपन रो लगा दे तो अपन क्या बन जाता है, मास एनर्जी ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये क्या बताता है, द फोर्थ फ्रैक्शन ट्रांसफर इनटू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बर। ठीक है, ये वही बता रहा है, पर यूनिट थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बर ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की। ठीक है, ये अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेट इन अ मोशन बाय द फोटॉन्स विल लूज देयर एनर्जी बाय द इलास्टिक कोलिजन आयनाइज। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आता है बाय द फोटॉन्स, ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं। मतलब फोटोन ने तो अपनी एनर्जी दे दी, कंप्लीट लॉस करा या पार्शियल लॉस करा, फिर उसके बाद आगे फर्दर इंटरेक्शन करा, तो एक या मल्टीपल इंटरेक्शन करके उन्होंने क्या करा, अपनी एनर्जी को कंप्लीटली लॉस कर लिया। अब क्या हो गया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को के पास क्या हो गई, एनर्जी आ गई। अब क्या करेगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे। ये कैसे यूज़ करेंगे, बाय द इनलास्टिक कोलिजन। अब इनलास्टिक कोलिजन में दो चीज़ आती है अपनी, एक तो आयनाइजेशन हो जाती है और अपनी एक्साइटेशन हो जाती है। तो अब आयनाइजेशन एक्साइटेशन किसकी वजह से होती है, जो एटॉमिक मटेरियल के और बाकी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। ये क्या डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग फ्यू ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ अ मटेरियल द लूज एनर्जी विल बी द ब्रह्मिस्त्रीलंग इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियाई। ठीक है, ब्रह्मिस्त्रीलंग इंटरेक्शन का मतलब क्या है, अगर मान लो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ने सीधा न्यूक्लियस के साथ हिट कर दिया तो क्या होगा, सारी एनर्जी जो है वो एक हाई एनर्जी फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगी और इसी को बोलते हैं ब्रह्मिस्त्रीलंग इंटरेक्शन।
और इसके बाद क्या होता है, ब्रह्मस्त्र लंग क्या होता है, रेडिएट आउट हो जाती है लोकल वॉल्यूम में एस गामा रेस, ठीक है, आर नॉट इंक्लूडिंग कैलकुलेशन लोकली एब्जॉर्ब एनर्जी, और इसको अपन लोकली एब्जॉर्ब एनर्जी में कैलकुलेट नहीं करते। एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो कि अपना म्यू ई एन से डिपेंड करता है, ये अपना डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड 1 - g, ठीक है। ये क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, और ये क्या हो रहा है, एनर्जी जो एब्जॉर्ब में हो रही है, मतलब आप समझो कुछ ना कुछ एनर्जी में तो लॉस होगा ही ना। अगर मान लो फोटॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा उन्होंने, मीडियम में ट्रेवल करा, और अगर वो किसी से टकरा गए, मान लो आयनाइजेशन से टकरा गया, एक्साइटेशन से टकरा गया, या अपने मान लो ब्रह्मस्त्र लंग हिट करवा ली। आपको पता है न्यूक्लियस का मतलब बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू एटम, इसके चांसेस होने के कम है। लेकिन ये क्या करेगा, ओवरऑल जो एनर्जी है, जो मैटर की जो एनर्जी है उसको पूरा ख़त्म कर देगा, मतलब काफ़ी कम कर देगा। तो इसको अपन ने इसी से डिपेंड करा है। ये क्या करा है, प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कोफिशिएंट, और क्या ले लिया 1 - g, ठीक है। अभी ये 1 - g क्या बता रहे हैं, ये वो एनर्जी का पार्ट बता रहे हैं जो कि सेकेंडरी पार्टिकल सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल का लॉस हो गया ड्यू टू ब्रह्मस्त्र लंग इंटरेक्शन, मतलब कुछ पार्टिकल न्यूक्लियस के लगकर लॉस हो गया है ना। ओवरऑल जो फोटोन इंटरेक्शन की जो एनर्जी है वो पर इसमें कैलकुलेट करते नहीं, वो तो बाहर एमिट हो जाती है। तो अपना जो लॉस हुआ उसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया 1 - g से। बिफोर द मास एनर्जी कोफिशिएंट इज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट गिवन बाय द म्यू ई एन अपॉन रो, ठीक है। तो इसके अंदर मास एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के अंदर अपन अगर रो लगा देते तो अपना क्या बन जाता, मास एनर्जी कोफिशिएंट, ठीक है। फॉर मोस्ट इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन सॉफ्ट टिश्यूज़ और लो जेड मटीरियल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट टिश्यूज़ की और अपने लो जेड मटीरियल की, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ऑलमोस्ट एनर्जी एंटायर बाय द आयनाइजेशन कोलिशन, ठीक है। अगर लो जेड मटीरियल तो इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट लूज कर लेगा, और ब्रह्मस्त्र लंग कंपोनेंट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो इसमें म्यू ई एन इक्वल टू म्यू टी आर होगा अंडर दोज कंडीशंस। जब कैसा हो, लो जेड मटेरियल हो, या तो सॉफ्ट टिश्यू हो या फिर अपना लो जेड मटेरियल। सिंपल सी बात है, सॉफ्ट टिश्यू या लो जेड मटेरियल होंगे तो उसमें मान लो न्यूक्लियस बहुत छोटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन होना तो वैसे ही कम था, उसमें भी न्यूक्लियस छोटा है, तो अपन इसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानते हैं। जो हल्का फुल्का होता है 1 - g को अपन कंसिडर ही नहीं करता, मतलब अपन जो 1 - g है, मतलब 1 - g ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ठीक है। 1 - g क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। When the kinetic energy of the secondary charge particle is high and the material transfer in high atomic number, ठीक है। ये क्या बता रहा है, मटेरियल के पास क्या है, हाई एटॉमिक नंबर हो तभी काम कर सकता है, और क्या हो सकता है, या तो सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल क्या हो, हाई हो। Thus, the energy coefficient is important quantity in radiotherapy since it allows evaluation of energy absorbent tissues. अपन एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि ये क्या बताता है कि भाई टिश्यूज़ के अंदर एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई और कितनी ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। तो ये अपने कई चीज़ों में काम में आती है। भी क्या, और ये क्या प्रेडिक्ट करता है कि अपने भाई टिश्यूज़ को कितना हार्म हो रहा है, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो रहा है रेडिएशन में, ये सब चीज़ें काम में आती है जानने के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन्स विथ मैटर। ये क्या बोल रहा है, एटेन्यूएशन ऑफ फोटोन बीम बाय द एब्जॉर्बिंग मटेरियल कॉज्ड बाय द 5 मेजर टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। अपन इसमें बात करेंगे कि भाई अपना जो फोटोन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है वो कौन कौन से तरीका जिससे इंटरेक्ट करता है। तो सबसे पहले क्या बोलता है, द रिएक्शन बिटवीन फोटोन एंड न्यूक्लियस वेरी इंपॉर्टेंट एट वेरी हाई फोटोन एनर्जी, जब अपनी एनर्जी कैसी हो, ग्रेटर देन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ठीक है। अपनी फोटोन एनर्जी कैसी हो, बहुत ज़्यादा हो। तो 4 प्रोसेस होते हैं, पहला होता है कोहेरेंट स्कैटरिंग, दूसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीसरा होता है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीसरा होता है कॉम्पटन इफेक्ट, और चौथा होता है पेयर प्रोडक्शन। ये 4 चीज़ें अपने आ जाती है। तो पहला कोहेरेंट स्कैटरिंग, देखो आपको याद करना पड़ेगा, कोहेरेंट स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, और चौथा हो गया अपना पेयर प्रोडक्शन। इसको अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ टू एटेन्यूएशन कोफिशिएंट इन द पर्टिकुलर वे of its own atomic, the total attenuation is the sum of individual component of this, ठीक है। ये वाला भी आपका अच्छा है अगर आप इसको याद करते हो। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अपना जो टोटल एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है, ये क्या होगा, अलग अलग कोफिशिएंट का सम होगा, ठीक है। कोहेरेंट स्कैटरिंग, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, ये चारों चीज़ें हमने क्या एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है। देखो सिग्मा, टाउ, सिग्मा सी एंड पाई, ये अपने 4 कोफिशिएंट है जो कि अपनी कोहेरेंट स्पेक्ट्रिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन पेयर और पेयर प्रोडक्शंस को समझाता है।
ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग की, ठीक है। कोहेरेंट स्कैटरिंग में अगर मैं बात करूँ तो कोहेरेंट स्कैटरिंग में अपने क्या आ जाता है, कोहेरेंट स्कैटरिंग को अपन क्लासिकल स्कैटरिंग या अपन रे लाइक स्कैटरिंग भी कहते हैं। ये क्या करा गया अपने इलस्ट्रेट करा गया 5.4 में। अच्छा ये क्या बोल रहा है, द प्रोसेस विजुअलाइज बाय कंसिडरिंग द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास क्या होता है, वेव नेचर होता है। ये आपको पता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर ऑस्किलेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये इलेक्ट्रो इंटरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के पास आउट गुजरती है और ये क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन्स में एक ऑस्किलेशन सेट कर देती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से मतलब इतनी एनर्जी नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स को कि इजेक्ट आउट कर सके, एटम्स में आयनाइज कर सके। तो इनकी जो एनर्जी होती है क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने ही एक्सिस के अराउंड क्या करती है, ऑस्किलेट ऐसे 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 करने दे देती है, ठीक है। एंड सेटअप इन ऑस्किलेशन, फिर इस ऑस्किलेशन से क्या होगा, जो एनर्जी होती है सेम फ्रिक्वेंसी पे एज द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर ये जो स्कैटर वेव्स होती है इनकी वेवलेंथ भी सेम होती है और ऑफ द इंसिडेंट मेडिएशन। अभी क्या होगा, इसकी वजह से अगर ये क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज़ करेगा। और ये जो एनर्जी है ये किसकी फॉर्म में आती है, बहुत लो एनर्जी वाली वे स्कैटर एक्स रेज की फॉर्म में आ जाती है। इनकी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, इंसिडेंट बीम के सेम होती है ना, जितनी इंसिडेंट बीम की वेवलेंथ होगी उतनी क्या होगी, इसी की वेवलेंथ होगी। तो नो एनर्जी इज चेंज इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोशन एंड नो एनर्जी एब्सॉर्ब इन द मीडियम। तो क्या था, मतलब थोड़ी सी एनर्जी लगी, इलेक्ट्रॉन हिला, उसने वही एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर दी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कोई भाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ना तो एब्जॉर्प्शन होता ना वो चेंज होता, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता, जो फोटोन होती है उसकी स्कैटरिंग क्या हो जाती है छोटे छोटे एंगल्स पे। मतलब वो यहाँ से देखो, मान लो अलग एंगल पे स्कैटर कर देता है, बस वो एंगल चेंज कर देता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बस छोटे एंगल्स पे क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। द कोहेरेंट स्कैटर प्रोबेबली इन हाई एटॉमिक नंबर एंड विद द फोटॉन्स ऑफ लो एनर्जी। इसमें क्या होता है, या तो मान लो हाई एटॉमिक मटेरियल हो या फिर अपने फोटॉन्स हो जो कि अपनी लो एनर्जी के होते हैं। और ये क्या होता है, ये अपना सिर्फ रेडियोथेरेपी में ही काम में आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमिना तो इसमें फोटोन्स क्या हो जाते हैं, मेटल्स में एटम्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये क्या होता है, इट इज़ ए रिजल्ट वन ऑफ इट्स एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। तो ये क्या होता है, रिजल्ट होता है जिसके अंदर अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। इन दिस प्रोसेस द एंटायर एनर्जी द एंटायर एनर्जी Hv जो अपनी एनर्जी होती है ऑफ द फोटॉन्स इज फर्स्ट एब्जॉर्ब इन द एटम एंड एसेंशियली ऑल द ट्रांसफर ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो अपनी एंटायर एनर्जी होती है फोटॉन्स की, ये सबसे पहले क्या होती है, एटम्स में एब्जॉर्ब हो जाती है और क्या होता है, और वो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। द काइनेटिक ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द Hv अपॉन बी, वेयर बी इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा। तो जो बांधने पे जो एनर्जी लगती है उसको बोलता है बाइंडिंग एनर्जी। और ये क्या करेगा, उस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी देगा। तो नेट एनर्जी कितनी बचेगी, जो कि इन दोनों का डिफरेंस हो गया। तो एंटायर एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय द एटम, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में गई और जितनी एनर्जी जो उसको बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा अपना काइनेटिक एनर्जी ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, मतलब, ठीक है। ये आप समझो इंटरेक्शन क्या हो सकता है, ये K L M N और N शेल्स के अंदर ये काम हो सकता है। आफ्टर द इलेक्ट्रॉन बी इजेक्टेड फ्रॉम द एटम्स, अगर मान लो ये देखो अपन एग्जांपल लेते हैं, इससे के हाँ, अगर मान लो ये अपना है ना, इसमें मान लो मल्टीपल शेल्स है अपने पास, एक मिनट, हाँ। अब ये मान लो ये अपने पास शेल है। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं एक बार बना लेता हूँ, अगर मान लो ये अपना इलेक्ट्रॉन है ना,
और अगर मान लो ये क्या करा, हायर एनर्जी की तरफ चले गया, है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, होल क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक होल क्रिएट हो गया। अब होल क्रिएट होने से क्या हुआ, तो कोई बाहर का ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, इस और होल को फिल करने की कोशिश करेगा। और अगर वो होल को फिल करने की कोशिश करता है तो इसकी वजह से क्या, कौन सी एक्स रेज निकलती है, देखो मतलब ये हायर एनर्जी स्टेट है, या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की स्टेट पर, और उससे जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रे। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट द एमिशन ऑफ ऑगर इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑगर इलेक्ट्रॉन भी एमिट हो सकता है। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको बोलते हैं ऑगर इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, ऐसे मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन को मिली, तो ये क्या हो सकता है, एक्साइट होकर बाहर भी जा सकता है, इसको बोलते हैं ऑगर इलेक्ट्रॉन्स। when energy release as a result of outer energy filling the vacancy of the electron of the higher energy shell। ठीक है, अब क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन को होगा जो कि वैकेंसी को फिल कर देगा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन, है ना, जो कि हायर शेल का होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फोटोन होगी। अच्छा, सॉफ्ट टिश्यूज़ में के शेल की बाइंडिंग एनर्जी होती है 0.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक फोटॉन्स की, जो कि बायोलॉजिकल एब्जॉर्बर हो गई, काफ़ी लो होती है। ठीक है, अगर मान लो अपने टिश्यूज़ की अगर केशियल बाइंडिंग एनर्जी अगर ज़्यादा होती है तो अपने पास ज़्यादा हो जाती है, यदि कंटिन्यूसली टू द लोकली एब्जॉर्ब, वो क्या हो जाते हैं, हाई एब्जॉर्ब हो जाता है। हाई एटॉमिक मटेरियल्स की बात करें तो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स फोटोन है, जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स फोटोन है, वो क्या कर सकते हैं, आर ऑफ हायर एनर्जी। ठीक है, जो अपना फोटॉन्स है वो क्या होता है, अपनी हाई एनर्जी का होता है, और ये एनर्जी डिपॉजिट करते हैं एट अ लार्जर डिस्टेंस कंपेयर टू द रेंज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन सच केसेस द लोकली एब्जॉर्ब इज रिड्यूस एंड एनर्जी एमिटस कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन ऑल्सो कॉल्ड ए फ्लोरोसेंट रेडिएशन, जो कि अपन क्या करते हैं, रिमोटली एब्जॉर्ब हो जाती है। देखो मैं आपको समझाऊँ, द लोकल एनर्जी रिड्यूस बाय द एनर्जी एमिटेड है कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन। ठीक है, तो जो लोकल एनर्जी वाली देखो मैं आपको समझाऊँ, ये क्या होता है, जो फोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई एनर्जी के होते हैं, और अपने क्या होता है, लार्ज डिस्टेंस पर एज कम्पेयर टू द फोटो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी डिपॉजिट कर देते हैं। तो अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है एज द एनर्जी एमिटेड बाय द सेकेंडरी वो कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन। कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन में आपको समझाया था, उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो निकलने वाली होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, और ये क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन फोटोन एनर्जी, ये क्या इस पर डिपेंड करता है, फोटोन एनर्जी पर। और ये क्या होता है, द मास एटेन्यूएशन कोफिशिएंट टाउ अपन रो, इसको अपन क्या करते हैं, द फंक्शन ऑफ फोटोन एनर्जी, इनको अपन क्या प्रोटेक्ट करते हैं, फंक्शन ऑफ फोटोन एनर्जी की। डेटा शोन फॉर वाटर इज रिप्रेजेंट बाय द low atomic number similar to tissues and for lead represent the high atomic number material। ठीक है, वाटर का लो एटॉमिक नंबर होता है, और क्या होता है, टिश्यूज और लीड का क्या होता है, हाई एटॉमिक मिनरल होता है। लॉगरिथमिक पेपर, ये देखो ये आपको दिख रहा है, इसमें जो फोटोन एनर्जी हो रही है वो बार बार एब्जॉर्ब हो रही है। वाटर में क्या हो रही है, स्मूथ जा रहा है। वाटर कैसा अपना लो एटॉमिक नंबर, लीड के अपना हाई एटॉमिक नंबर है, ये चीज़ के अंदर बता रहा है। अपन को क्या मिल रहा है, ये क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोफिशिएंट ऑफ फोटोन एनर्जी के बीच में अपन को एक रिलेशन दिख रहा है, जिसमें अपन क्या बोल रहे हैं कि अपना ये जो मास फोटो इलेक्ट्रिक एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है, ठीक है, जो इसको अपन टाउ अपन रो से रिप्रेजेंट करता है, जो अपना मास फोटो इलेक्ट्रिक एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है, ये किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपना एनर्जी के इन्वर्स एनर्जी के क्यूब के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि अपनी ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटोन की एनर्जी, उसके इन्वर्स क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मान लो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी तो उतना ही क्या होगा, उतना कम एटेन्यूएशन होगा, मास एटेन्यूएशन फोटो इलेक्ट्रिक, अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक एटेन्यूएशन कोफिशिएंट उतना ही कम रह जाएगा। ठीक है, द ग्राफ ऑफ लीड डिसकंटिन्यूड एट 15 and 88 किलोग्राम विच इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन एवरेज। ठीक है, ये मान लो ये जो डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एजेस पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है। ठीक है, और इसको अपन क्या बात करते हैं, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द एल एंड के शेल्स। ये क्या होता है, एल और के शेल्स की कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइंडिंग एनर्जीज होती है उसके बराबर होता है। अ फोटोन विद एनर्जी लेस देन 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डज नॉट हैव इनफ एनर्जी टू इजेक्ट ऑल द एल इलेक्ट्रॉन। मान लो किसी फोटोन के पास 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी है, तो वो क्या करेगा, एल इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये ऑगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और इसकी वजह से
ये जो हायर एनर्जी वाले हैं वो इस शेल को फिल करने की कोशिश में कर रहा है, उसकी वजह से क्या निकल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो डायग्राम आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, अगर आपके एग्जाम में आता है आप इसको बना पाओ, आपको ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। द रेजोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन involving the L shell becomes very high. Beyond this point, the photon energy is increase. ठीक है, बियॉन्ड, अब इसके बाद क्या होगा, फोटोन एनर्जी क्या होगी, एकदम से इंक्रीज होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एटेन्यूएशन डिक्रीज अप्रॉक्सीमेटली एज द 1/e⁻³ अंडिस द नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो मैं देखो दो एज आती है, एक तो के एज और एक एल एज आती है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो फोटोन एनर्जी अब क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, फोटोन एनर्जी का अपना 88 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, जो कि अपने क्या कर देगा कि इलेक्ट्रॉन को रिएक्ट इजेक्ट करके हटा देगा। फिगर 5.6 में ये बता रहे हैं, एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लीड एट अ क्रिटिकल एनर्जी डिक्रीज ड्रामेटिकली फॉर अबाउट द फैक्टर ऑफ 10। ये अपना लीड के बता रहा है, ठीक है, ये अपने क्या बता रहा है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होगा, एकदम से डिक्रीज करेगा बाय द फैक्टर ऑफ 10। The discontinuity of absorption edges water is not shown in graph because the K's absorption is water is very low for photon energy। अब क्या होगा, अपना यहाँ पर जो एज है वो शो होगी नहीं, क्योंकि अपना मान लो कि एब्जॉर्प्शन एज है वो बहुत कम होता है, लो एनर्जी के बराबर होता है, 0.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द डेट ऑफ वेरियस मटेरियल इंडिकेट द फोटो इलेक्ट्रिक एटेन्यूएशन डिफरेंट स्ट्रांगली ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ द एटॉम एब्जॉर्बिंग मटेरियल। ये अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एटेन्यूएशन है किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर के एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसको अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ अपॉन रो इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड क्यूब। ये अपना क्या डिपेंड कर रहा है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल के क्यूब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द रिलेशन इज द बेसिक ऑफ द मैनी एप्लीकेशन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। द डिफरेंस ऑफ जेड इन वेरियस टिश्यू, आपने क्या बताया भाई, बोन मसल फैट के अंदर क्या होता है, अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है, और वही क्या बताता है कि एक्सरे में एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है। ये क्या बताता है, प्राइमरी मोड ऑफ इंटरेक्शन कैसा है, फोटो इलेक्ट्रिक। जो जेड क्यूब डिपेंडेंस है ये क्या होता है, एक्सप्लॉइटेड हो जाता है जब अपन इसके अंदर बेरियम सल्फेट मिक्स कर देते हैं, हाइपोपिक कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन करने की पावर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, और यही अपन को कॉन्ट्रास्ट के तौर पे काम में आता है। थेरेप्यूटिक रेडियोलॉजी में ये जो लो एनर्जी बीम है ये क्या करती है, सुपरफिशियल और अल्ट्रा वोल्टेज मशीन्स में काम में आती है, और ये क्या करती है, अननेसेसरी हाई एब्जॉर्प्शन कर देती है ना। इन द बोन एज अ रिजल्ट दिस एक्स क्यूब डिपेंडेंट प्रॉब्लम विल बी डिस्कस लेटर, ठीक है, अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इन दोनों को अगर मैं इक्वेशन को कंबाइन करूँ तो क्या होता है, टाउ अपन रो अपन ने पहले पढ़ा था भाई, टाउ अपन रो एक तो इसके बराबर होता है, और टाउ ये बताया था, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने पास 1/e⁻³ के, ठीक है, अपना 1/e⁻³ के बराबर होता है। ये आपको पता रह जाना चाहिए। इसको अपन क्या करते हैं, 90 डिग्री रिलेटिव होता है फॉर द इंसिडेंट फोटोन, और क्या होता है, इंसिडेंट क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। फॉर कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बात करें तो देयर वर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। के सो कहाँ थे हम थे, कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या बोलता है, कॉम्पटन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, अपना जो फोटोन है वो क्या करता है, एटॉमिक के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करता है ना, इंटरेक्ट करता है, और एज इट थॉट इट वॉज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मच लेसर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉम्बार्डिंग फोटॉन्स, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी फोटोन की क्या होती है, बहुत लेस होती है एज कम्पेयर टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द बॉम्बार्डिंग फोटॉन्स, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है काफ़ी कम होगी। तो क्या होगा, डायरेक्ट हिट पे थोड़े से भी एनर्जी, लो एनर्जी का फोटोन भी होगा, वो भी क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इन दिस इंटरेक्शन, अगर मैं बात करूँ इस इंटरेक्शन के अंदर क्या होगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसको, उसके अंदर क्या आ जाएगा, कुछ एनर्जी रिसीव हो जाएगी, और वो क्या करेगा, जो कि उसको फोटोन से मिलेगी, और वो क्या करेगा, एक थीटा एंगल पे एमिट कर देगा, ठीक है। द फोटोन विथ रिड्यूस एन एनर्जी स्कैटर एट एंगल थीटा, और जो फोटोन होगा वो कौन से एंगल पे आ जाएगा, फाई एंगल पे कर देगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो थीटा एंगल पे है ना एमिट हो जाएगा, और ये फोटोन जो है वो फाई एंगल पे स्कैटर हो जाएगा। द कॉम्पटन इफेक्ट कैन बी एनालाइज इन टर्म ऑफ कोलिशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, अ फोटोन एंड अ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है,
कोलिशन होता है दो पार्टिकल्स का जिसमें अपने फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों आ जाते हैं। बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम वन कैन ड्राइव द फॉलोइंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो अपन अगर लॉ ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन लगाते हैं तो अपने क्या है, ये रिलेशन आ जाता है। देखो, इंसिडेंट फोटोन इसके अंदर गया और इंसिडेंट फोटोन के बाद जाने के बाद, तो देखो ये यहाँ से फोटोन गया, फोटोन के जाने के बाद क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर आ गया। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या हो गया, इस वाले थीटा एंगल पे आ गया, और जो अपना फोटोन है वो अपना फाई एंगल पे आ गया। ठीक है, तो अपने दो एंगल बन रहा है, एक तो अपना थीटा बन रहा है और एक अपना अपना फाई बन रहा है। ठीक है, अब अपना इस फॉर्मूले को अगर देखें तो ये फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एच वी नॉट एल्फा वन माइनस कॉस फाई अपॉन वन प्लस एल्फा वन माइनस कॉस फाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है, अब आप इसको याद करो तो आपका मन है, बाकी ये है तो इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें जो एच वी डैश है, जो अपना बाद की जो एच वी डैश है ना, ये वाला जो अपना स्केटर फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या है, एच वी नॉट के बराबर है। और ये देखो एच वी स्केटर इजिकल टू एच वी नॉट, और एक किस इंटू, ये एक्चुअली इधर इंटू आना चाहिए था। ठीक है, इसको अपन इंटू बना देते तो ये क्या, वन अपॉन वन प्लस एल्फा वन माइनस कॉस थीटा, तो वन अपॉन वन प्लस एल्फा, और ये क्या हो गया, वन माइनस कॉस थीटा। ये एल्फा क्या होता है, एल्फा का फॉर्मूला होता है अपने पास, एल्फा होता है ये अपना एच वी नॉट अपॉन एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है अपॉन एम सी, और ये हो गया अपना स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो जिसमें एच वी नॉट, एच वी डैश और ई क्या होती है, अपनी एनर्जी होती है इंसिडेंट फोटोन की, स्कैटर फोटोन की, और कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन की। ए एल्फा इज इक्वल टू एच वी नॉट अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, वेयर एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, रास रेस्ट एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, जो कि कितनी होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एच वी नॉट को अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में एक्सप्रेस कर दे तो एल्फा कितना हो गया, एच वी नॉट अपॉन 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, स्पेशल केस क्या हो सकता है कॉम्पटन इफेक्ट का, अगर अपन स्पेशल केस को लेकर चले तो स्पेशल केस क्या हो सकता है, देखो स्पेशल केस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। तो स्पेशल केस क्या होता है, पहले हो सकता है अपने डायरेक्ट हिट। डायरेक्ट हिट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट हिट में क्या होता है, इफ़ अ फोटोन मेक्स अ डायरेक्ट हिट विद अ इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विद अ फॉरवर्ड 0 डिग्रीज। ठीक है, अगर क्या करेगा, अगर फोटोन क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर डायरेक्ट हिट कर दे, मतलब तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई भी एंगल पे नहीं जाएगा, है ना, वो क्या करेगा, सीधा सीधा, मतलब जो एंगल है ना इसका 0 डिग्री, मतलब एकदम देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो फाई एंगल बना रहा है वो फाई एंगल नहीं बनाएगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन है उन्हें सीधे की सीधा ऐसा ओके निकल जाएगा। ठीक है, ये बता रहा है इसके अंदर। हाँ, और क्या करेगा, स्कैटर फोटोन क्या करेगा, ट्रेवल बैकवर्ड कर देगा। देखो इसको समझाते हैं, अगर मान लो इसमें अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन अगर आया, ठीक है, तो वो इसके ऊपर हिट करेगा तो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इधर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी ये, और फोटो जो स्कैटर फोटोन होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो ये इसकी तो क्या हो गई 0 डिग्री पे, और इसकी कितनी हो गई अपने पास 180 पर। ठीक है, तो ये किस पे काम करेगा, अपना 180 पे काम करेगा। ये चीज़ आफ्टर द कोलिजन, इन सच अ कोलिजन द इलेक्ट्रॉन रिसीव मैक्सिमम एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी, और स्कैटर फोटोन के पास क्या हो जाएगी, मिनिमम एनर्जी हो जाएगी, जिसको अपन एच वी डैश मिनिमम कहते हैं। अपन ई मैक्स और एच मिनिमम को अपन कैसे पता कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूटिंग कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। ठीक है, अपन कॉस फाई मतलब कॉस 180 की वैल्यू जो -1 है वो अपन इक्वेशन 5.19, मतलब इस वाली इक्वेशन में अगर मैं कॉस फाई की जगह कॉस 180 ले लो, उसकी -1 लगा लूँ, तो -1 और -1 शायद 2 अल्फ़ा हो गई, और इधर हो गया अपने पास -1, इधर आ गया था, तो -1 और 1 क्या हो गया 2, तो 1 + 2 अल्फ़ा आ गया नीचे। ठीक है, इसको आप याद कर लोगे। और एच वी नॉट इसमें आप लगा दे -1, तो -1 2, तो 1/1 + 2 अल्फ़ा आएगा। ठीक है, ये भी आप याद कर ले, के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा है ग्रेजिंग हिट। ग्रेजिंग हिट के अंदर क्या आता है, हमने अब इफ़ अ फोटोन मेक्स अ ग्रेजिंग हिट विद अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ग्रेजिंग हिट का मतलब पार्शियल हिट कर रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा एमिट करेगा, राइट एंगल्स पे हिट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा एमिट करेगा, राइट एंगल्स पे, मतलब ये क्या बना लेगा 90 डिग्री, मतलब ऐसे एकदम से
ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना लेगा, ठीक है, ये ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। और अपने क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना, फोटॉन्स क्या जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फोटोन कैसा चला जाएगा अपना, ऐसा सीधा सीधा चला जाएगा अपना 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री में चला जाएगा। बाय सब्सटीट्यूटिंग कॉस थीटा इज कॉस डिग्री 1 इन इक्वेशन वी कैन शो दैट इज फॉर इक्वेशन ई तो 0 और एच वी नॉट इज इक्वल टू एच वी डैश कितने बराबर हुआ, एच वी नॉट के बराबर हो जाएगा। फिर आता है अपना 90 डिग्री फोटोन स्कैटर। अगर फोटोन क्या हो गया स्कैटर हो गया राइट एंगल्स पे टू दिस ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है, 90 डिग्री पर हो गया तो अपन ई और एच वी नॉट इसके अंदर कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसमें कॉस फाई अपन कॉस 90 डिग्री रखें तो कॉस 90 पे की वैल्यू होती है 0। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा अल्फा पे डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 5.21, ठीक है। 5.21 में अगर अपन इसमें 90 डिग्री तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये भी कितना हो गया 0, है ना। तो ये कितना हो गया एच वी नॉट इज इक्वल टू 1/1 प्लस अल्फा ही हो गया ना। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है अल्फा पे डिपेंड करेगा। Some useful example of the Compton effect, interaction of the low energy photon। अगर क्या हो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वो क्या हो रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की बाकी बची हुई एनर्जी है उससे काफ़ी कम हो, तो कुछ पार्ट है जो एनर्जी का वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन पे इम्पार्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से स्कैटर फोटोन बनेंगे जिसकी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होगी एज द इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। इसमें यही बता रहा है कि भाई जो फोटोन के इंसिडेंट हो रहा है अगर वो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी से कम है तो क्या होगा तो एनर्जी का क्या होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ही पार्ट इम्पार्ट होगा और जिसकी वजह से क्या बनेंगे स्कैटर फोटोन बनेंगे जो कि सेम एनर्जी होंगे एज द इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, कुछ खास है नहीं। तो इसमें अपन ई मैक्स लगा देंगे 51.1 के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 अपने पास ये था अपने पास कॉस है ना, हाँ एल्फ़ा सॉरी 2 एल्फ़ा लगा दिया। तो 2 एल्फ़ा तो एच वी नॉट इज एम सी स्क्वायर, एच वी नॉट अपने पास 0.51 दे रखा था, एम सी स्क्वायर भी अपने वैल्यू पुट कर दी तो 0.1 लगा दी, इसको इक्वेशन में डाला तो अपना ये निकला, ठीक है। और अपन एच वी डैश निकल जाएगा तो अपने पास लगाने पर अपने पास क्या आंसर निकलेगा 42.58 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अपना आता है फॉर द लो एनर्जी फोटोन बीम। अगर अपन लो एनर्जी फोटोन बीम की बात करें तो अपना जो कॉम्पटन स्कैटर फोटोन है इसकी अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी होगी एज द ओरिजिनल फोटोन्स, ठीक है। अगर अपने लो एनर्जी फोटोन बीम्स रहेगी तो अपने जो कॉम्पटन स्कैटर वाले जो फोटोन्स है जो फोटोन्स बने ना उनकी सेम एनर्जी होगी ओरिजिनल फोटोन्स की। एज द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी अप्रोचेज 0 द कॉम्पटन इफेक्ट बिटवीन क्लासिकल स्कैटर, ठीक है। अगर अपने क्या होगा फोटोन एनर्जी अगर 0 हो जाती तो क्या होगा क्लासिकल स्कैटरिंग प्रोसेस में कन्वर्ट हो, मतलब ये क्या करेगा वही ऑस्किलेट वगैरह करेगा, है ना। इंटरेक्शन ऑफ हाई एनर्जी फोटोन, अगर क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी हो मच ग्रेटर देन रेस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पहले वाले केस में तो क्या बात कर रहे थे कि अपन लो एनर्जी फोटोन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, अब इस अपन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं हाई एनर्जी फोटोन्स के साथ अपन इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा जब एनर्जी अपनी हाई एनर्जी वाली होगी देन द रेस्ट एनर्जी, तो फोटोन क्या करेगा मोस्ट ऑफ द एनर्जी किसको दे देगा कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन को। स्कैटर फोटोन के पास बहुत कम एनर्जी होगी, ठीक है। इसमें अपन एच वी नोट को 511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दे, अल्फा को अपन 10 लगा दे, इक्वेशन में प्रूफ करा तो अपना क्या हो गया देखो ई मैक्स कितना मिला 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एच वी डैश मिनिमम अपना कितना मिला 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको देखो कितना कम मिल रहा है उसको मान लो कितना ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। द स्कैटर फोटोन प्रोड्यूस बाय हाई एनर्जी फोटोन कैरी अवे ओनली द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो इसमें क्या होता है स्कैटर फोटोन होता है जो कि हाई एनर्जी फोटोन प्रोड्यूस करता है तो वो क्या करेगा इनिशियल एनर्जी का छोटा सा अमाउंट ले लेता है। तो इसके बाद क्या होगा हाई एनर्जी फोटोन एनर्जी द कॉम्पटन इफेक्ट कॉजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन। तो इसमें बता रहा है कि भाई जो अपना हाई एनर्जी फोटोन में क्या होता है जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है एज कम्पेयर टू कॉम्पटन स्कैटरिंग इन्वॉल्व द लो एनर्जी फोटोन्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉम्पटन स्कैटर एट फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये क्या बता रहा है अब कॉम्पटन स्कैटरिंग कर रहे हैं अपन जिसमें फाई की वैल्यू क्या 90 डिग्री और दूसरी क्या 180 डिग्री। अगर अपन रेडिएशन प्रोटेक्शन बैरियर्स या फिर अपन वॉल्स की डिज़ाइन करता है जो कि स्कैटर रेडिएशन को एटेन्यूएट मतलब कम करती है। अब तो अपन को पता होना चाहिए कि एनर्जी फोटॉन्स की क्या होती है स्कैटर होती है अलग अलग एंगल्स पे, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स स्कैटर बाय द पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट एट 90 डिग्री विल बी रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम और पर्टिकुलर, ठीक है। अपन को क्या है जो
एनर्जी ऑफ फोटोन स्कैटर बाय द पेशेंट, ठीक है, जो मान लो पेशेंट है, इसके ऊपर जो एक्सरे बीम करी तो क्या करेगा, स्कैटर करेगा पेशेंट, इससे अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होगा। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ फोटोन स्कैटर डिफरेंट एंगल, द एनर्जी ऑफ फोटोन अंडर ट्रीटमेंट एट 90 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम, ठीक है। अपन को इसकी जो 90 डिग्री है, ठीक है, ये जो 90 डिग्री बना रहा है अपन को, इसके 90 डिग्री पर ये लीड शील्डिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्या करेगा, स्कैटर रेडिएशन की वॉल थिकनेस के ऊपर एज अ बैरियर कैलकुलेटिंग करने में काम में आएगा। अपन फाई को लगाते हैं 90 डिग्री, तो अपना क्या हो गया, एच वी डैश इक्वल टू एच वी नॉट 1 प्लस एल्फा फॉर एनर्जी फोटोन में क्या होगा, एल्फा क्या होगा, मच 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 ग्रेटर देन 1 होगा। तो अपन प्रीवियसली इक्वेशन को क्या लिख देंगे, एच वी डैश इक्वल टू एच वी नॉट अपॉन एल्फा। एच वी डैश की अपन वैल्यू लगा देते 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर अपन फाई की वैल्यू लगा देते हैं 180 डिग्री, तो अपना क्या हो गया, एच वी डैश कितना हो गया, 0.255 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर अपनी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की हाई होती है, अल्फा क्या मच 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 ग्रेटर देन 1, तो अपने पास कुछ जनरलाइजेशन आ जाती है। तो रेडिएशन क्या होगी, स्कैटर होगी राइट एंगल्स पर, और किस पे इंडिपेंडेंट होगी, इंसिडेंट एनर्जी के, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर अपनी इसके रेडिएशन क्या होती है, स्कैटर हो जाती है बैकवर्ड, तो ये क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी अपनी इंसिडेंट एनर्जी की, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.255 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। The maximum energy of the scatter radiation between 90 and 180 degrees will be between the above energy limits. ठीक है, तो अपनी जो मैक्सिमम एनर्जी है जो कि एंगल बना रही है 90 और 180 के बीच में, तो अपनी क्या होगी, सबसे ऊंची एनर्जी लिमिट्स में जाएगी, और अपनी क्या होगी, एंगल लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन 0.5 पॉइंट में, तो ये क्या करेगी, इंसिडेंट फोटोन एनर्जी की कंडीशन होगी, और उसमें क्या कंडीशन होगी, फॉरवर्ड स्कैटर की। तो because of the energy of the scatter photon plus that of electron must equal to the incident energy because of the energy of the scatter photon, ठीक है। तो अपनी जो स्कैटर फोटोन की एनर्जी है प्लस जो इलेक्ट्रॉन की है, जो इक्वल होनी चाहिए इंसिडेंट एनर्जी की, तो इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अक्वायर कर लेगा एनी एनर्जी जो कि होगी 0 से ई मैक्स के बीच में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट ऑन एनर्जी एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसकी बात करें, डिपेंडेंस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट ऑन एनर्जी एंड एटॉमिक नंबर। इट वॉज प्रीवियसली मैंशन दैट कॉम्पटन इफेक्ट ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये अपन को भाई पता है कि जो अपना कॉम्पटन इफेक्ट होता है वो अपना इंटरेक्शन होता है फोटोन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो प्रैक्टिकली इसका मीनिंग होता है कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग की एनर्जी से ज़्यादा होगी, ठीक है। एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट फोटोन की, वो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रति कॉन्ट्रास्ट, मतलब ये दोनों बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। विच इज़ द मोस्ट प्रोबेबल व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल और स्लाइटली ग्रेटर। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जो फोटोन की एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से स्लाइटली ग्रेटर होती है, तभी तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को हल्का सा इजेक्ट आउट कर देता है। बट थस द फोटोन एनर्जी इंक्रीज बियॉन्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाँ, तो एक फोटोन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है बियॉन्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के इलेक्ट्रॉन। द फोटो, अच्छा अगर के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके बाद क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी के बाद क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिक्रीज होने लग जाता है रैपिडली विथ एनर्जी, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम होना स्टार्ट कर देता है। और कॉम्पटन इफेक्ट क्या हो जाता है, बार बार, मतलब देखो जैसे एनर्जी फोटोन की एनर्जी बनती है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बनना कम होने लग जाता है, भाई कॉम्पटन इफेक्ट का क्या होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बनने लग जाते हैं, और ये अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द कॉम्पटन इफेक्ट ऑल्सो डिक्रीज विथ इंक्रीज फोटोन एनर्जी, ठीक है। अब फोटोन की एनर्जी पे बढ़ने पर कुछ मतलब फिगर 5.8 ये भी बता रहा है कि कुछ एक्सटेंट के बाद क्या होता है, फोटोन एनर्जी डिक्रीज भी होने लग, मतलब फोटोन एनर्जी के बढ़ने पर कॉम्पटन इफेक्ट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। Because of the Compton effect involves essentially the free electron absorbing material, it is independent of the atomic number Z। तो क्या हो रहा है, जो कॉम्पटन इंटरेक्शन है उसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब मटेरियल है, तो इस वजह से क्या होता है, एटॉमिक नंबर से इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या बता रहा है, द कॉम्पटन मास एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, जो अपना कॉम्पटन मास एटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता है, इसको अपन सिग्मा अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपना इंडिपेंडेंट होता है जेड से, और ये डिपेंड करता है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल्दो द मोस्ट मटेरियल एक्सेप्ट द हाइड्रोजन कैन बी कंसिडर एज हैविंग अप्रोक्सीमेटली सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम। तो इसमें अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो सिग्मा अपॉन रो है ये क्या होता है, सेम ऑल, मतलब सारे मटेरियल से क्या होता है, सेम ही होता है। देखो ये अपने पास दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम, देखो सबके हिसाब से अलग 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 दे रखा है ना। वाटर, एफर्ट, मसल, एयर, बोन के लिए ऑलमोस्ट से आपको सेम ही मिलेगा, आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है। In this previous discussion, it was followed that energy of the beam in the region where the Compton effect is only possible mode of interaction. ये क्या बोल रहा है कि energy of the beam in a region where the Compton effect is only a possible mode of interaction. ठीक है, अगर एक ऐसे रीजन में आ जाता है जहाँ पे से कॉम्पटन इफेक्ट ही एक लास्ट मोड बचा हो इंटरेक्शन करने का, तो इसकी वजह से क्या होगा, द सेम एटेन्यूएशन बीम विल अकर इन एनी मटेरियल ऑफ इक्वल डेंसिटी थिकनेस। ठीक है, तो बीम कैसी होगी, इट विल अकर इन एनी मीडियम ऑफ इक्वल डेंसिटी थिकनेस। इसके एक्सप्रेस करा जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अपन केस ले कोबाल्ट 60 गामा रे बीम का जो कि इंटरेक्ट कर रही है बाय द कॉम्पटन इफेक्ट, तो इसकी वजह से एटेन्यूएशन पर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एटेन्यूएशन जो अपना है पर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बोन क्या होगा, नियरली सेम होगा एज पर द सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, एटेन्यूएशन 1 सेंटीमीटर बोन ज़्यादा एटेन्यूएट कर देती है एज़ कम्पेयर टू द 1 सेंटीमीटर सॉफ्ट टिश्यू, बिकॉज द बोन के पास क्या होती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी टाइम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम। तो डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम से नीचे डिवाइड हो जाती है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ बोन्स अज्यूम टू बी 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एज दैट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, अगर क्या होता है डेंसिटी बोन की 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है एज दैट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, जिसकी क्या होती है 1.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो एटेन्यूएशन जो प्रोड्यूस होता है 1 सेंटीमीटर का बोन का विल बी प्रोड्यूस, वो इक्वल होता है 1.53 सेंटीमीटर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। ये देखो अपनी वैल्यूज़ को पुट करा गया है ना, 1 सेंटीमीटर इंटू डेंसिटी ऑफ दिस इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये अपन ने डाला तो कितना आ गया 1.53 पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने शायद नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने पेयर प्रोडक्शन के बारे में। तो पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, तो पेयर प्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें, एक सेकेंड, हाँ, तो पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन ग्रेटर देन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर क्या होती है फोटोन की एनर्जी अपने 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, तो फोटोन्स क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट कर देते हैं थ्रू द मैटर बाय द मैकेनिज्म ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, तो फोटोन्स क्या करेंगे, पेयर प्रोडक्शन का मेथड यूज़ करेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, फोटोन क्या करता है, सीधा एटॉम के जो न्यूक्लियस होता है वो उससे इंटरेक्ट करता है। मतलब ये मान लो अगर मैं लेके चलूँ तो ये अपना एटम का न्यूक्लियस है ना, और ये अपने उसके ऊपर शेल रहते हैं, है ना, एटम के ऊपर की शेल रहते हैं। तो अब जो अपना इलेक्ट्रॉन है, जो अब अपना इलेक्ट्रॉन आने की इसके ऊपर, जैसे मान लो फोटोन है, फोटोन आ रहा है, तो फोटोन अब के शेल के पास नहीं आएगा, ये मान लो ऐसे आएगा, है ना, ऐसे रोटेट कर जाता है। देखो ये देखो इसके पास से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, अब ये इसके पास आने से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको घुमा देगा। तो अब जो ऐसा आएगा वो क्या करेगा, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो ये अपना ये होता है फील्ड, ये न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। और यहाँ पर क्या कर देगा, अपनी एनर्जी पूरी क्या कर देगा, गिव अप कर देगा। ठीक है, यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि अपनी जो, तो ये जो क्या करेगा, अपना जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, हाँ, गिव अप कर देगा बाय द कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये अपना फोटोन इस पे आया और यहाँ पर उसने क्या करा, ये न्यूक्लियस के पास की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वहाँ पर गिव अप करा, और यहाँ पर वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एक तो इलेक्ट्रॉन में, और एक उसी का एंटा पार्टिकल पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसकी जो मास एनर्जी होती है वो इक्वल होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, with a minimum energy of 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या चाहिए अपन को, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अपन को एनर्जी चाहिए टू क्रिएट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी
आपको याद रखना होगा कि ये फॉर्म करने की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉर्म करने की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो कितनी होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो फोटोन क्या होता है, अगर एक्सेस है ना इस थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो क्या करेगा, शेयर कर लेगा पार्टिकल्स के बीच में ऐसा काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर में दी हुई होती है वो कितनी होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो पार्टिकल क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, विच इज़ रिलेटेड टू द इंसिडेंट फोटोन। द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टू ईच पार्टिकल इज इक्वल द हाफ द अवेलेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या है, ये अवेलेबल काइनेटिक एनर्जी का हाफ है ना, इन द एक्सट्रीम केस। पेयर प्रोडक्शन एग्जांपल है, इवेंट है जिसमें अपनी एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मास में कन्वर्ट हो जाती है और प्रेडिक्टेड करी जाती है बाय द आइंस्टाइन इक्वेशन, जो कि होती है E इक्वल टू mc²। रिवर्स प्रोसेस में क्या होता है, जो मास एनर्जी, देखो आपको पता है फोटोन में क्या होती है, एनर्जी होती है। अब उनको पता है ना, जो मास में जैसे अपन केमिकल रिएक्शन करते हैं, जो अपना जो डेल्टा एम बनता है ना, जो अपना मास में डिफेक्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। ये क्या होता है, मास। ये अपनी आइंस्टाइन इक्वेशन के थ्रू ये पता रखता है कि भाई जो एनर्जी में डेल्टा mc², ठीक है, तो मास में डिफेक्ट हुआ वो अपनी एनर्जी में चेंज हो जाता है बाय द इक्वेशन इज इक्वल टू mc²। उसके रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपने मास में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि कम्बाइंस विद द प्रोड्यूस टू फोटोन कॉल द अनिलेशन रेडिएशन। और इससे जो रेडिएशन बनता है उनको बोलता है अनिलेशन रेडिएशन, ठीक है। तो अब अपना जो अनिलेशन रेडिएशन है, तो जो अपना अनिलेशन रेडिएशन है, तो जो अनिलेशन रेडिएशन है, तो इसमें क्या होगा, जो अपना पॉजिट्रॉन होगा वो कैसे क्रिएट होता है, बाय द रिजल्ट ऑफ पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस। और वो क्या करेगा, लॉस इट्स एनर्जी एज ए ट्रांसफर द मैटर ऑफ द सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डस, ठीक है। अब ये मान लो जो अपना पॉजिट्रॉन बना, अब ये पॉजिट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, तो ऐसा तो है नहीं कि ये भाई कहीं दूर चला जाएगा, रहेगा तो मैटर में। अब मैटर में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ अगर ये टच करा, या बाय आयनाइजेशन, एक्साइटेशन, बाय ब्रह्मस्त्रलंग, तो क्या होगा, नियर द एंड ऑफ इट्स रेंज ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, द स्लोली मूविंग positron combined with any one of the free electrons and gave rise to the two photon each of 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो स्लो मूविंग पॉजिट्रॉन है वो क्या करेगा, कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करेगा और दो एनिलेटिंग फोटॉन्स जिसकी एनर्जी होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, उसमें क्या करेगा, एनिलेशन कर देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, दो फोटॉन्स बनेंगे और वो क्या करेंगे, इजेक्ट कर लेंगे आपस में अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है कि वेरिएशन ऑफ पेयर प्रोडक्शन विद एनर्जी एंड एटॉमिक नंबर। अपन क्या बात कर रहे हैं कि भाई जो पेयर प्रोडक्शन है उसमें अपन एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक नंबर में क्या हो रहा है, कौन कौन से वेरिएशन आ रहे हैं। बिकॉज द पेयर प्रोडक्शन रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन एंड electromagnetic field of the nucleus, the probability of the process increase rapidly with atomic number, ठीक है। तो ये देखो पेयर प्रोडक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है अपना, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है जो कि न्यूक्लियस का, और प्रोबेबिलिटी इस प्रोसेस की होती है इंक्रीज हो जाती है रैपिडली विथ एटॉमिक नंबर। तो एटेन्यूएशन कोफिशिएंट जो होता है पेयर प्रोडक्शन का, ये किस पे डिपेंड करता है, Z² पर एटम पे डिपेंड करता है, या फिर अपन कहते हैं Z पर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, या फिर Z पर ग्राम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर अपन बात करें फॉर अ गिवन मटेरियल एज अ लॉगरिथमिक ऑफ द फोटोन एनर्जी अबव द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अगर अपने क्या होता है, ये जो इंटरेक्शन है इंक्रीज करता है एज पर द लॉगरिथम ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एनर्जी एज पर द अबव थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये रिलेशन को अपन 5.1 अच्छा इसमें अपन समझ सकते हैं। हाँ, टू रिमूव द मेजर डिपेंडेंस ऑफ द पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन एटॉमिक नंबर। तो इसमें अपन क्या करते हैं, अगर अपन को मान लो पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस को अपन को एटॉमिक नंबर से मतलब इतनी डिपेंडेंस को ख़त्म करना है, तो अपन को कोफिशिएंट पर एटम हैज बीन डिवाइडेड बाय द Z² बिफोर प्लॉटिंग। तो अपन क्या करते हैं, भाई सिंपल से अगर Z² पे डिपेंड कर रहा है तो अपन डिवाइड कर दो Z² का प्लॉट करने से पहले, तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा Z² से, ठीक है।
For energy, about 20 mega electron volt the curves are almost coincident for all materials, indicating that y इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि अपना जो पेयर प्रोडक्शन वो किससे डिपेंड करेगा, जेड स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। द कर्व्स ऑफ जेड मटेरियल फॉल बिलो द लो जेड मटेरियल। तो हाई एनर्जीज में जो कर्व है वो हाई एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल्स के नीचे होगा बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग ऑफ न्यूक्लियर रेंज बाय द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट अपना बात है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, ये अपना है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंटरेक्शन। द टोटल मास एचुनेशन कोफिशिएंट इज द सम ऑफ 4 इंडिविजुअल कोफिशिएंट। ये अपने अंदर बता रहा है कि अपना जो म्यू अपॉन पी टोटल है वो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस कोरेंट इफेक्ट प्लस क्या हो गया सिग्मा अपॉन रो कॉम्पटन इफेक्ट प्लस क्या हो गया पाई अपॉन रो पेयर प्रोडक्शन। तो फोटो इलेक्ट्रिक कोरेंट कॉम्पटन और पेयर इन चारों का क्या होगा, सम होगा। फॉर द फॉर नोटेड द कॉम्पटन इज द नोटेड फॉर लो फोटोन एनर्जीज एंड हाई जेड मटीरियल फॉर थेरेपेटिक एनर्जी इट इज़ ऑफ्टन ऑप्टेड फ्रॉम द सम। ठीक है, सम में से अपना ऑप्टेड हो जाएगा। अगर अपन प्लॉट करें एनर्जी को टोटल वर्सेज द एनर्जी ऑफ 2 डिफरेंट मटीरियल वाटर और लीड की, जिसमें अपन रिप्रेजेंट करते हैं लो और हाई एटॉमिक नंबर का, तो अपना मास एस्टिमेशन कोफिशिएंट क्या होगा, लार्जर होगा लो एनर्जी का एंड हाई एटॉमिक बिकॉज द प्रीडोमिनेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अंडर दिस कंडीशन। तो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, अपना लो एटॉमिक नंबर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या होगा, जो लो एटॉमिक नंबर उनमें देखो ऐसा जा रहा है और हाई एटॉमिक नंबर में क्या जा रहा है, मास एटेन्यूएशन कोफिशिएंट पीक्स पे बना रहा है। देखो द एटेन्यूएशन कोफिशिएंट डिक्रीज रैपिडली विथ एनर्जी अंडर द फोटोन एनर्जी फार एक्सीड द इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो एटेन्यूएशन कोफिशिएंट क्या होगा, नीचे डिक्रीज होता रहेगा। कब तक हो जाएगा, जब एन फार एक्सीड द इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन में की बाइंडिंग एनर्जी उससे भी ज़्यादा तक करा जाएगा। और कॉम्पटन इफेक्ट क्या होगा, प्री डोमिनेंट मोड ऑफ इंटरेक्शन हो जाएगा। जब मान लो जो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी है, जो इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो क्या हो जाता है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या हो जाता है, प्राइमरी मोड हो जाता है इंटरेक्शन का। तो कॉम्पटन इफेक्ट की रेंज क्या होती है, म्यू अपॉन रो है जो लीड ऑफ वाटर का होता है, जो कि डिफर ज़्यादा ग्रेटली नहीं करते। इसकी टाइप का इंटरेक्शन क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर्स के थ्रू इससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, द कोफिशिएंट हावर डिक्रीज विथ एनर्जी, इसमें जो कोफिशिएंट होता है ये क्या होता है, एनर्जी के प्रति डिक्रीज होता रहता है अंटिल द पेयर प्रोडक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। द डोमिनेंस ऑफ पेयर प्रोडक्शन अगर्स एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन की एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा होती है। वाटर विज ऑल्सो ट्रू फॉर सॉफ्ट टिश्यू। इसमें अपन यही अपनी सब वैल्यू दे रखी है। ठीक है, फोटोन एनर्जी सिग्मा टाउ रोगी कित क्या क्या दे रखी है, ये इसके अंदर बता रखा है। इन चैप्टर 3 एक्स-रे 2 ऑपरेटिंग ए गिवन पीक वोल्टेज प्रोड्यूस रेडिएशन ऑफ ऑल एनर्जी लेस देन पीक एनर्जी। तो अपनी एक्सरे ट्यूब जो हो रही थी अपनी पीक वोल्टेज पे वो क्या कर रही थी, रेडिएशन जितनी भी मतलब सारी एनर्जी की जो रेडिएशन प्रोड्यूस कर रही थी वो पीक एनर्जी के कंपेयर में क्या थी, लेस थी। ठीक है, इट में कंसिडर एवरेज एनर्जी ऑफ एक्सरे बीम इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ द पीक एनर्जी। जो एक्सरे बीम की जो एवरेज एनर्जी होती है वो पीक एनर्जी क्या होती है, 1/3 होती है। ठीक है, तो 26 किलो इलेक्ट्रॉन मोनो एनर्जेटिक बीम एक क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि ऑपरेट हो 78 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो क्या होगा, 1/3 बन गई ना। द इफेक्ट ऑफ द फिल्ट्रेशन ऑफ एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ द बीम। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है वेयरस फोटोन इंटरेक्ट विथ मैटर बाय फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन एंड पेयर प्रोडक्शन इंक्रीजेस, है ना। देन द चार्ज पार्टिकल अपने अगर बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो अपने फोटॉन्स क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन या पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं, बाय द आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल को, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और दूसरा होता है बाय
एक्साइटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लोअर शेल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हाई में क्या कर देता है, एक्साइट कर देता है। तो रेडिएटिव कॉलिजन इन विद द चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट विद ब्रेमस्टर लंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, रेडिएटिव कॉलिजन में इसमें जो चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट जो ना ब्रेमस्टर लंग वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेमस्टर लंग में क्या होता है कि डायरेक्ट न्यूक्लियस के हिट करता है ना। तो या फिर न्यूक्लियस के जो पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ से निकलता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये रेडिएटिव कॉलिजन के फॉर्म में होता है। बट दे आर मोर लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन देन फॉर द हैवियर चार्ज पार्टिकल। लेकिन ये किसके होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है देन फॉर द हैवियर चार्ज पार्टिकल। द चार्ज पार्टिकल और इंटरेक्शन और कोलिजन है मीडिएटेड बाय द कोलम्बिक फोर्स बिटवीन electric field and of the traveling particle and electric field of the orbital electron and nuclei of the atom of the material। जो चार्ज पार्टिकल इंटरेक्शन है, कोलिजन है, ये किसकी वजह से होता है, जो कोलम्बिक फोर्स है, कोलम्बिक फोर्स की वजह से। मतलब जो अपना ये मान लो जैसे अपना ये न्यूक्लियस ऑफ एटम है ना। अब ये क्या हो रहा है, इसके जो चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहा है तो क्या होगा, पास से डेविएट होगा तो उसमें क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। और जो एनर्जी का लॉस होता है वही अपने किस फॉर्म में निकलता है, रेडिएशन फॉर्म में निकलता है, ठीक है। तो इसी की बात कर रहे हैं। तो ये किस में होता है, द ट्रैवलिंग पार्टिकल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ द मटेरियल। तो इसमें बोला कोलिजन बिटवीन पार्टिकल एंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन। तो ये क्या बोल रहा है भाई, जो पार्टिकल और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन है इसकी वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एक्साइटेशन होगा। कोलिजन अगर बिटवीन द पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, अगर मान लो न्यूक्लियस और पार्टिकल के बीच में हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, रेडिएटिव लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। या फिर अपन इसको ब्रह्मस्त्र भी कह देते हैं। पार्टिकल्स क्या सफ़र करते हैं, स्कैटरिंग सफ़र करते हैं विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। बिकॉज ऑफ मच स्मॉल इलेक्ट्रॉन सफर ग्रेटली मल्टीपल स्कैटरिंग देन डू हैवियर पार्टिकल्स, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है भाई, अगर मास छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, मल्टीपल स्कैटरिंग का सामना कर पाना पड़ता है देन फॉर द हैवियर चार्ज पार्टिकल, ठीक है। हैवी चार्ज पार्टिकल तो क्या होगा, दो तीन बार टकरा कर भी रुक जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, मास कम होता है, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, मल्टीपल स्कैटरिंग का फॉर्म करना पड़ेगा। द प्रोसेस इन एडिशन टू द कोलम्बिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हैवी पार्टिकल्स क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी जन्म देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दे आर प्रोड्यूसिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर एक प्रोटॉन बीम को अपन किसी टिश्यू से पास आउट करें तो उसमें शॉर्ट लिव रेडियो आइसोटोप्स बनते हैं। इन शॉर्ट लिव्स रेडियो आइसोटोप को बोलते हैं कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। ये क्या होता है, पॉजिट्रॉन एमिटर होता है। मतलब क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन का एंटायर पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, उसको क्या करता है, एमिट करता है। द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड इज स्टॉपिंग पावर। स्टॉपिंग पावर क्या होता है कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये मान लो इलेक्ट्रॉन है टिश्यू के अंदर जा रहा है तो क्या करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। एक यूनिट पाथ लेंथ पे कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, वो क्या कहलाती है, उसकी स्टॉपिंग पावर कहलाती है। तो अपन ने एस अपॉन रो लेते हैं, इसको बोलते हैं अपन मास स्टॉपिंग पावर, जिसमें रो तो क्या होता है डेंसिटी, और इसको अपन एक्सप्रेस करा जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं हैवी चार्ज पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या आता है टॉपिक, हैवी चार्ज पार्टिकल। हैवी चार्ज पार्टिकल क्या होता है, ये क्या होता है, चार्ज पार्टिकल में भी क्लासीफाइड एज लाइट और हैवी डिपेंडिंग ऑन देयर मासेस, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पार्टिकल्स को लाइट और हैवी के हिसाब से अपन डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या, जिस पे डिपेंड करता है, अपने मास पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को अपन लाइट पार्टिकल कहते हैं क्योंकि उनका मास कितना होता है, 1/1840 ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। तो एक प्रोटॉन के मुकाबले में इनका कितना मास कम होता है, 1840 kg कम होता है, ठीक है। द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड हैवी इफ द रेस्ट मास इज लार्ज देन डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई हैवी अपन क्या बोलेंगे कि उसका मास क्या है, इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा है। इसमें क्या आता है, अपने प्रोटॉन्स आ गए, मीजॉन आ गए, अल्फा पार्टिकल, एटॉमिक न्यूक्लियस सारे ही आ गए, ठीक है। द रेट ऑफ एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ कॉज्ड बाय द आयनाइजेशन इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल चार्ज, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल का चार्ज होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है अपने पास, देखो रेट ऑफ एनर्जी लॉस, जो अपनी एनर्जी का जो अपना लॉस हो रहा है, ठीक है, ये जो अपनी एनर्जी लॉस हो रही है d/dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये एक तो स्क्वायर ऑफ पार्टिकल चार्ज, मान लो पार्टिकल का चार्ज गुलाम है तो इसकी स्क्वायर के बराबर होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, ठीक है। ये इसके अपने पास आ जाती है, जो रेट ऑफ एनर्जी लॉस है,
ठीक है। तो ये अपने फॉर्मूला बता रखा है, देयर इज द पार्टिकल स्लो डाउन द रेट ऑफ एनर्जी लॉस इंक्रीजेस। अगर पार्टिकल क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, तो क्या होगा, रेट ऑफ एनर्जी लॉस इंक्रीज हो जाएगा। सो आयनाइजेशन और एब्जॉर्ब डोज टू द मीडियम, तो इसकी वजह से क्या होगी, जो आयनाइजेशन और या एब्जॉर्ब डोज है वो भी क्या होगी, मीडियम की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। द पीकिंग ऑफ, देखो इसमें क्या हो रहा है, अपने फिगर में क्या बताया था 4.6 में, द डोज डिपेंड ऑन वाटर इंक्रीज। अच्छा, इसमें क्या हो रहा था, जो डोज डिपॉजिट हो रही थी वाटर की वो इंक्रीज हो रही थी, है ना, स्लोली विद डेप्थ। और फिर क्या हो रहा था, एक मतलब एज के ऊपर आकर शार्पली ड्रॉप ऑफ हो रही थी। ठीक है। और ड्रॉप ऑफ होगी ऑलमोस्ट जीरो हो गई, तो ये जो पीक होता है इसको बोलते हैं अपन ब्रैग पिक्स। बिकॉज ऑफ द ब्रैग पिक इफेक्ट है मिनिमल स्कैटरिंग, है ना, प्रोटॉन्स और हैवियर चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा एडवांटेज देते हैं रेडियोथेरेपी में। तो ये क्या करते हैं, जो टारगेट वॉल्यूमस में कंसंट्रेट करते हैं, अगर उसके नीचे उनका इफेक्ट बिल्कुल जीरो या नल के बराबर है, तो क्या करेगा, जो अपना टारगेट वॉल्यूम है उसी के ऊपर ही इफेक्ट करेगा। और ये क्या करेगा, जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ है उनको क्या देगा, कम से कम डोज मिलेगी। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, क्या करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द मैटर क्वाइट सेट ऑफ हैवी पार्टिकल्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मैटर से पास आउट करते हैं वो लगभग बराबर होता है हैवी पार्टिकल्स के, तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, मल्टीपल स्कैटरिंग का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी मोशन की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अपन ये कहते हैं ब्रैग पिक जो ऑब्जर्व नहीं करा जाता है इलेक्ट्रॉन्स में, मल्टीपल चार्ज क्या करते हैं, डायरेक्शन स्लोइंग डाउन प्रोसेस स्मीयर आउट ब्रैग पिक। इसमें क्या होता है, मल्टीपल जो स्कैटरिंग वगैरह होती है, इसकी वजह से जो ब्रैग पिक की जो शार्पनेस है वो बन नहीं पाती, तो वो जो ब्रैग पिक क्या होता है, वो क्या होता है, स्मीयर आउट हो जाता है, मतलब ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वाटर और सॉफ्ट टिश्यू, इलेक्ट्रॉन लाइक अदर चार्ज पार्टिकल लूज एनर्जी प्रीडोमिनेटेड बाय आयनाइजेशन एंड एक्साइटेशन। तो अपन बात करें, अगर सॉफ्ट टिश्यू की बात करें या वाटर जैसी की बात करें, उसमें जो चार्ज पार्टिकल होता है ये आयनाइजेशन एक्साइटेशन का ही प्रोसेस लेकर काम करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी का डिपोजिशन हो जाता है इन द एब्जॉर्बर्स ऑफ द मीडियम। ठीक है। फिर इसके बाद एज स्टार्टेड अर्लियर द आयनाइजेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ स्टॉपिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम्स। तो इसमें क्या होता है, आयनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, स्ट्रिपिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रॉम द एटम से, इज द एनर्जी ट्रांसफर टू द ऑर्बिटल एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। अगर क्या हो रहा है, जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये क्या बाइंडिंग एनर्जी, मतलब क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के ऊपर बाइंड करके रखता है, अगर ये बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा नहीं है तो क्या करेगा, स्टेबल पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा, और जब रिटर्न होगा तो इसकी वजह से क्या प्रोसेस क्या कहलाएगा, एक्साइटमेंट। अगर आयनाइजेशन के प्रोसेस में द स्ट्रिपिंग, अगर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके पास अगर सफिशिएंट एनर्जी है तो वो क्या कर देगा, आयनाइजेशन और भी करना स्टार्ट कर देगा। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं अपन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर गामा रे कहते हैं। तो अगेन बिकॉज ऑफ इट स्मॉल मास द इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसकी छोटे मास की वजह से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है न्यूक्लियस का उसके ऊपर काम कर सकता है, सो एज टू बी डी एस्केलेटेड सो रैपिडली दैट द पार्ट ऑफ एनर्जी लॉस इट एज ब्रेमिसलम। तो क्या होता है कि जो इसमें डी एस्केलेट हो जाता है, अब डी एस्केलेट होने पे क्या होगा, न्यूक्लियस के जैसे मान लो ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अगर मान लो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक पर्टिकुलर एस्केलेशन में, यहाँ से क्या होगा, डी एस्केलेट हो जाएगा, और जो डी एस्केलेट करने पे जो एनर्जी का चेंज हो रहा है वही अपने क्या निकलता है, फ्रॉम ऑफ ब्रेमिसलम निकल जाता है। इंक्रीज, और ये क्या होता है, इंक्रीज विथ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, ब्रेमिसलम की जो एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे डिपेंड करती है, और डिपेंड करता है एटॉमिक मास का। जितना बड़ा एटॉमिक मास हो, एटॉमिक नंबर होगा उतना बड़ा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, उतना ही बड़ा अपने न्यूक्लियर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसकी वजह से ब्रेमिसलम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो कोलिजन लॉस है ये छोटे पार्ट एटम्स के अंदर, जैसे मान लो वाटर या सॉफ्ट टिश्यू हो गए उनके अंदर होता है, और ये जो रेडिएटिव कोलिजन है जिसमें ब्रेमिसलम का प्रोडक्शन का प्राइमरी सोर्स रहता है, किसमें रहता है अपने पास, ये रहता है अपने पास हैवी एटॉमिक नंबर वाले पार्टिकल्स में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरेक्शन विथ न्यूट्रॉन। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंटरेक्शन विथ न्यूट्रॉन के बारे में, तो इंटरेक्शन विथ न्यूट्रॉन के अंदर अपने ये बताते हैं लाइक एक्सरेज एंड गामा रेज न्यूट्रॉन्स आर डायरेक्टली आयनाइजिंग। तो न्यूट्रॉन्स कैसे होता है, आयनाइजिंग होता है। देयर मोड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर डिफरेंट। ठीक है, न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट दो प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, इसमें अपने देखो अपना जो न्यूट्रॉन होता है वो दो प्रोसेस से अपने पास करता है। पहले क्या करता है, रिकॉइलिंग प्रोटॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। ये एक तो क्या करता है,
जो एलिमेंट्स के अंदर जो हैवी न्यूक्लियाई होता है, या मान लो प्रोटॉन्स वगैरह होता है हाइड्रोजन के अंदर, उनको क्या कर देता है, रिकॉइल कर देता है। ठीक है, रिकॉइल का मतलब क्या होता है, उनको मतलब आगे की तरफ शिफ्ट कर देता है। दूसरा होता है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। एक तो क्या होगा, न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो जाएगा और न्यूक्लियस को क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। दूसरा ये देखो, दो तरीके है। अगर मान लो, अगर मैं लेके चलूँ, अगर इसके अंदर मान लो प्रोटॉन वगैरह है ना, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन आएगा, इसको हिट करेगा और इसको क्या करेगा, रिकॉइल कर देगा। ठीक है, तरफ शिफ्ट कर देगा और खुद उसी जगह रह जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, लिंक टू द बिलबॉर्ड बॉल कोलिशन। ठीक है, बिलियर्ड्स के अंदर भी यही होता है। अगर मान लो ये अपनी बॉल होती है, ठीक है, तो अपन दूसरी बॉल होती है, उसको ये स्टिक से अपन इसको हिट करता है, और हिट करके क्या होता है, ये वाली बॉल इसको हिट करती है और ये क्या हो जाती है, तो उस जगह आ जाती है, और ये वाली बॉल क्या हो जाती है, ये हट जाती है। ठीक है, यही बोल रहा है, यही अपना बोल रहा है कि भाई जो अपना न्यूट्रॉन है, ये अपना प्रोटॉन के पास आएगा, इसको शिफ्ट करेगा और ये इसकी जगह खुद लग जाएगा। प्रोटॉन जो है वो अपने पास आगे की तरफ आ जाएगा। यही चीज़ अपनी बता रहा है ना। इन विच द एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर अ कोलिजन बिटवीन द कोलाइडिंग पार्टिकल्स, द एनर्जी ट्रांसफर इज वेरी सिग्निफिकेंट, द एनर्जी ट्रांसफर वेरी एफिशिएंट फॉर द वेरी एफिशिएंट विद द कोलाइडिंग पार्टिकल्स विद द सेम मास। ये क्या बोल रहा है, तो एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंट होती है अगर अपना कोलाइडिंग पार्टिकल्स उनका सेम मास हो। न्यूट्रॉन अगर देखो, जैसे मान लो बिलियर्ड्स में भी क्या होता है, अगर दोनों बॉल अगर सेम मास की है तो अच्छे से मारने का चांस रहता है। अगर मान लो मास में डिफरेंस हुआ तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए कई बार वेलोसिटी का डिफरेंस आ सकता है। तो क्या होता है, अगर पार्टिकल्स के पास में सेम मास है तो वो एग्जैक्टली लास्टिक कोलिजन करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर मान लो न्यूट्रॉन लूज लिटिल एनर्जी व्हेन कोलाइजन विद हाँ, दूसरे में क्या बोल रहा है, और ना अगर न्यूट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है लिटिल एनर्जी व्हेन कोलाइडिंग विद द हेवियर न्यूक्लियस, तो मोस्ट ऑफ द एफिशिएंट एब्जॉर्बर न्यूट्रॉन बीम आर हाइड्रोजनस मटेरियल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन बहुत लिटिल एनर्जी लूज करता है वह जब वो हेवियर न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है। तो मोस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन बीम कौन कौन से होते हैं अपने पास, एक तो हो गया हाइड्रोजनस मटीरियल, हाइड्रोजनस मटीरियल में आ गया अपने पैराफिन वैक्स, या फिर आ गए अपने पॉलीइथाइलिन। लीड को अपन क्या मानते हैं, अच्छा गुड एब्जॉर्बर मानते हैं फॉर द एक्स रेज। ठीक है, एंड पुअर शील्डिंग मटेरियल फॉर द अगेंस्ट न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये अपने खास बात है। तो अपने क्या होता है, जो छोटे एटॉमिक वाले नंबर होते हैं, क्या होता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, प्रोटॉन्स को तो रिकॉइल कर देता है और खुद इसकी जगह आ जाता है। और जैसे बड़े बड़े वाले की बात करूँ तो क्या करता है, वो जैसे मान लो ये अपना बड़ा वाला एटम है, इस बड़े वाले एटम का बड़ा वाला न्यूक्लियस, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स भी होंगे, बहुत सारे अपने न्यूट्रॉन्स भी होंगे। जैसे मान लो अपन एग्जांपल ले लेते हैं लीड का। ठीक है, एग्जांपल ले लिया अपने पास लीड का। अब मान लो लीड के अंदर अपन न्यूट्रॉन हीट करता है, तो न्यूट्रॉन क्या करेगा, इसके अंदर ही चला जाएगा और फिर इसको क्या कर देगा, रेडियो एक्टिव बना देगा। क्या बना देगा, रेडियो एक्टिव। फ्री क्या करेगा, अपने पास अपनी रेस निकालेगा। तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, पूरा एब्जॉर्बर करते हैं। ड्यू डिपॉजिट इन टिश्यू हाई एनर्जी न्यूट्रॉन भी प्रीडोमिनेटली कंट्रीब्यूटेड बाय द रिकॉइलिंग प्रोटॉन बिकॉज ऑफ द हाई हाइड्रोजन कंटेंट। द डोज एब्जॉर्ब इन अ फैट एक्सपोज टू न्यूट्रॉन बीम इज अबाउट 20% हायर देन मसल। तो क्या होता है, फैट में जो डोज एब्जॉर्ब होती है वो 20% हायर होती है। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन क्या प्रोड्यूस होता है, जब जो न्यूट्रॉन है वो क्या करता है, हैवी चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन गामा रेस वो क्या करता है, ये राइज टू अबाउट 30% होता है टिश्यू डोज। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, डोज में टिश्यू डोज में 30% का इजाफा होता है। बिकॉज ऑफ द डाइवर्स सेकेंडरी रेडिएशन प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर न्यूट्रॉन इंटरेक्शन द न्यूट्रॉन डोसिमेट्री रिलेटिवली। ठीक है, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन की डोसिमेट्री थोड़ी सी अपनी अलग होती है। कंपेरेटिव बीम कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन मोस्ट यूजली बीम है, पार्टिकल बीम कुछ यूनिक है, रेडियो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देती है, अपना डोज बिल्डअप रीजन, ये अपना डेप्थ डोज कर्व। और इसमें आ गया अपने पास, ये देखो अपने अलग अलग प्रोटॉन के बारे में बता रखा है कि डेप्थ डोज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसमें अपने प्रोटॉन का ये रहा, न्यून, अल्फा, आर्गन, पेऑन, कार्बन, न्यूट्रॉन्स, इन सब के अलग अलग डेप्थ डोज है। ठीक है, ठीक है, इसमें ये कुछ खास है नहीं। ठीक है, ये तो क्या बोले, इलेक्ट्रॉन बीम्स शो कांस्टेंट डोज रीजन अप टू हाफ ऑफ द पार्टिकल एंड शार्प डोज ऑफ बियॉन्ड लिमिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम्स में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम से तो बढ़ रहे हैं ना, ये रे अपने इलेक्ट्रॉन का कहाँ गया, ये
इसमें क्या हो रहा है, शार्प ड्रॉप ऑफ हो रहा है, पहले यहाँ से बढ़ रहा है और फिर क्या हो गया, इसे शार्प ड्रॉप ऑफ हो गया। यही अपनी खास बात बता रहा था। ठीक है, अपने हो गया। एक बार अपन इसका रिवीजन और कर लेते हैं। चार्ज पार्टिकल क्या होता है, डायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन। अनचार्ज पार्टिकल को बताते हैं न्यूट्रॉन, फोटोन। ये क्या होता है, डायरेक्टली आयनाइजिंग होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, आयनाइजेशन एक्साइटेशन कर देता है एटम्स का। फोटोन बीम्स को अपन एटेन्यूएटेड करते हैं, जो कि क्लासीफाई करा जाता है एटेन्यूएशन कोफिशिएंट म्यू से। फॉर नैरो तो अपन को फॉर्मूला पता है, आई इजिकल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स। एच वी एल का फॉर्मूला पता है 0.693 अपॉन म्यू। अपन को ये फॉर्मूला पता है भाई, म्यू ये तीन चीज़ें होती है। क्या होता है, फोटोन बीम एचुनेशन, एनर्जी ट्रांसफर और एनर्जी एब्सॉर्प्शन, ये तीन चीज़ें अपन को बताती है। फोटोन बीम अपने देखो तीन चार प्रोसेसेस होते हैं, 5 होते हैं। कोहेरेंट स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन, पेयर प्रोडक्शन, फोटो डिसइंटीग्रेशन। फिर अपने आगे कोहेरेंट डिस्क्रेटिंग के अंदर नो लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, जो लो एनर्जी फोटोन और हाई जेड मटेरियल होते हैं, इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये रेडिएशन थेरेपी में ज़्यादा काम में नहीं आते क्योंकि इनका लो एटॉमिक नंबर होता है। फोटो इलेक्ट्रिक में एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन एनर्जी, ठीक है, फोटोन की एनर्जी का एटम में ट्रांसफ़र मतलब एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और क्या होता है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज और ऑगर इलेक्ट्रॉन बनता है। फोटो इलेक्ट्रिक वेरीज करता है 1 एनर्जी और एटॉमिक नंबर के Z³ के बराबर। फोटो इलेक्ट्रिक 25 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड 75 kVp पे काम करता है। बाइंडिंग एनर्जी, अच्छा लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जिसमें बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती तो कॉम्पटन इफेक्ट उस पर काम करता है। कॉम्पटन इफेक्ट वाटर पे इंक्रीज होता है फोटोन फ्रॉम 10 to 150 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर क्या होता है, फर्दर डिक्रीज होता है एनर्जी के इंक्रीज करने पर, है ना। हमने पढ़ रखा है अभी भी। 30 किलो इलेक्ट्रॉन से 14 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आता है। स्मॉल एक्सरे बीम्स इस्तेमाल होती है रेडिएशन थेरेपी में। कॉम्पटन इफेक्ट इंडिपेंडेंट होता है एटॉमिक नंबर से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फोटोन स्कैटर होते हैं 90 डिग्री पे 0.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 180 डिग्री पे 0.255 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे काम करता है। पेयर प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी फोटोन इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस, जिसमें जो क्या होता है, फोटोन एनर्जी यूज्ड अप हो जाती है और अपने क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन फॉर्म कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉजिट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। थ्रेशोल्ड ऑफ द पेयर प्रोडक्शन की होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर बना देता है। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, पहले इंक्रीज करता है स्लोली पे, फिर एनर्जी बियॉन्ड 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इंक्रीज करता है फ्रॉम और 6 मेगा इलेक्ट्रॉन फोटो टू 20% एट 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पेयर प्रोडक्शन में वेरी करता है Z² पर एटम। द रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन अनिलेशन। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन में भी यही होता है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो इसकी वजह से 2 फोटोन निकलते हैं 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपोजिट डायरेक्शन में आता है, इसको वन पैट स्कैनर स्पेक्ट स्कैनर से डिटेक्ट कर लेते हैं। फोटो स्कैनर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है। ठीक है, फोटो डिसइंटीग्रेशन में, और उसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रॉन एमिट होता है। ठीक है, पार्टिकल इंटरेक्शन में क्या करता है, आयनाइजेशन एक्साइटेशन रेडिएटिव कॉलिजन किसमें होता है, हेवी चार्ज पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल ब्रैक पिक एग्जिबिट करते हैं नियर दैट एट ऑफ रेंज। ब्रैक पिक नॉट ऑब्जर्व होता है इलेक्ट्रॉन बीम में क्योंकि इसमें क्या होता है, ज़्यादा स्कैटरिंग और स्मीयरिंग होती है ब्रैक पिक्स की। न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करता है बाय इजेक्टिंग रिकॉइलिंग प्रोटॉन और क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। लीड इफेक्टिव एब्जॉर्वर एक्सरेज का है बट न्यूट्रॉन का नहीं है। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर कौन सा होता है, हाइड्रोजनस मटेरियल, वाटर, पैराफिन, वैक्स या पॉलीइथाइलिन। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते रहें और अपनी एग्ज़ाम की स्टडी करते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना